कंपनी लॉ को लेके क्या परेशानियां हैं? रट्टा नहीं लगता, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। डिविडेंड वाले क्वेश्चन को क्या हुआ है? ठीक है, तो आपने अकाउंटिंग भी साथ साथ पढ़ी हुई थी या खाली कंपनी लॉ पढ़ा हुआ था? ठीक है, क्योंकि वो आईकैप का एग्जामिनर अज्यूम करता है कि कैफ 7 है ना, तो लोगों ने FR2 पढ़ी हुई होगी। हालांकि अक्सर बच्चे पहले कंपनी लॉ उठा लेते हैं, बाद में FR2, तो वो बीच में एक दो जगह पे प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह के मामले में या कहीं और वो उसकी अजम्पशन थोड़ी सी ज़रा हैवी होती है। क्या परेशानी है सी लॉ को लेके? क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती। क्या सारे सवालों के साथ मसला होता है या पिछली एक दो अटेम्प्ट्स के साथ ही मसला है? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होता। ठीक है जी, क्या इशू है कंपनी लॉ के साथ? डेट्स, डेज, अथॉरिटीज, टाइमलाइंस, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। यानी कि असल मसला क्रैमिंग का है, क्रैमिंग और जो है ना वो इस तरह से। ठीक है जी, थोड़ा सा फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। एक ये आइडियल रिवीजन क्लासेस का नॉर्मली पैटर्न ये होता है कि हम उसको 8-10 दिन पे स्प्रेड करते हैं और थोड़ा सा लाइट रखते हैं। फॉर एग्जांपल 1-1 घंटे की 10 दिन, ताकि हम उसको रिवाइज कर सकें। अब जितनी टाइम लिमिटेशन थी, फिर नेक्स्ट वीक आईकैप की रिवीजन क्लासेस की वजह से भी उधर भी थोड़ा सा बाउंड हो रहे थे और वक्त भी गुजरता जा रहा था, तो हमने उसको 7 डेज पे प्लान किया है। अगर ये 7 दिन जो है वो आप क्लास के साथ साथ चलें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एक एक करके ज़रा थोड़ा सा इशूज़ देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने बताया कि इश्यूज़ क्या हैं, तो अगर मैं इश्यूज़ की बात करूं तो बेसिकली सी लॉ का सबसे बड़ा इशू ये था कि पूरे सेशन इसको एक आसान पेपर समझा गया। तो ये मसला नहीं है कि पेपर मुश्किल है, मसला ये है कि ये पेपर ज़्यादा आसान होने की वजह से ये इंप्रेशन बिल्ड हो गया कि ठीक है आसान पेपर है, चल जाएगा, कुछ भी होगा देख लेंगे, कर लेंगे। और जब एंड आया तो पता ये लगा कि ये पेपर तो जहन में ही नहीं है। जब नई स्कीम आई तो सबसे आसान पेपर कंपनी लॉ का था, और जब रिजल्ट आया तो सबसे गंदा रिजल्ट भी कंपनी लॉ का था। तो एक तो इसको इजी गेम जो समझना है ना, ये इसका काफ़ी सत्यानाश फेर देता है। देन रिटेंशन एंड क्रैमिंग, द किलिंग थिंग। याद नहीं होता और याद हो तो भूल जाता है। अच्छा, या तो ये बात हो ना कोई 700-800 सफ़े की चीज़ हो जिस पे हम ये परेशान हो रहे हो, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मुश्किल से 70-80 सफ़े की किताबों में सारा कुछ कवर हो जाता है। टीचर्स के नोट्स उठा के देख लें, अगर उसमें से पास पेपर्स और वो सारी एग्जांपल्स को साइड पे करते हैं तो मुश्किल से 70-75 सफ़े होते हैं जिसमें पूरा कंपनी लॉ होता है। तो इसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं है। फिर आईकैप का सवाल कैसे अटेम्प्ट करें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जो है वो उनको समझ आ जाता है सवाल, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता होता कि आईकैप में हम इसको क्या करना है, इसको किस तरह से अपीयर करेंगे, उसको किस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट किस तरह से करेंगे। एक एक करके हम सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। शॉर्टकट सिलेक्टिव स्टडी, वो 3 चैप्टर कर लो, वो 5 कर लो, वो 6 चैप्टर कर लो, इतना पेपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक है पेपर के करीब छोड़ देंगे। ये ऐसे थोड़ी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हो कि ठीक है जी एक बड़ा टॉपिक है, पिछली दफ़ा आ गया था, इस दफ़ा छोड़ देते हैं, अच्छा है हमारे 40 आवर सेव हो जाएंगे। इधर एक चैप्टर छोड़ने का मतलब है आपने मुश्किल से 7-8 आवर्स बचाए, और उसमें से पेपर आ जाए तो फिर बंदा परेशान। तो एनालिसिस भी पता होना चाहिए। देन दो बड़े मसलों में से, मतलब मैं रट्टे को बड़ा मसला नहीं मानता, आईकैप वाले इन ये 3 बड़े मसले नहीं है। बड़ा मसला है इजी गेम, जो इसको शुरू से इजी समझते हैं, और दूसरा बड़ा मसला है इसके हैवी नेबर्स, इसके पड़ोसी बड़े भारी हैं। कैफ 7 के इर्द गिर्द जो है ना वो ऑडिट है, MFA है, FR2 है, और ये सब्जेक्ट आप एक दफ़ा उठा लो तो किताबें गले लगा लेती हैं और उसके बाद आपको कहीं जाने ही नहीं देती। और फिर बेचारा कंपनी लॉ ना, जब इसकी बारी आती है आप कहते हैं आज थक गया हूँ, कल पढ़ूंगा, और कल बकाया 2 में से कोई ना कोई तंग करता है। तो इसका जो असल प्रॉब्लम है, इसके पड़ोस में काफ़ी मुश्किल पेपर है, और जब भी आप उन पेपर्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हमेशा वो पेपर्स मांगते हैं ज़्यादा टाइम और सी लॉ को कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से ये बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इन सारे मसलों का हल, ये जो क्रैमिंग वाला मसला है, इसका क्या हल निकालें? ये तो बड़ी पेचीदा सी सिचुएशन हो गई। लिख लिख के याद करें, शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं। टीचर्स ने ऑलरेडी एक काम कर दिया होता है कि एक आईकैप की किताब को समराइज करके स्मार्ट बना दिया होता है, सिर्फ उसको अपने एक रजिस्टर पे उतारने वाली बात है।
एक नीट एंड क्लीन रजिस्टर जिस पे आपने उसको साथ साथ लिखना है। आपको लगता है ये बड़ी एक्टिविटी है, तकरीबन 30 आवर्स में आप पूरे सी लॉ को लिख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं है बेचारा। जब आपने देख के लिखना है ना, तो उस वक्त याद करने का टाइम और सोचने का इस तरह से नहीं है। हमने लास्ट सेशन जो है एक एक्टिविटी की मेरी क्लास में जो है, वो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपने डेली जो लेक्चर वो घर जाके लिखना है। फिर हमने वहाँ पे एक हाइटी रखी हुई थी कि जितने लोगों ने मिड टर्म का एग्जाम दिया हो, जितनों ने फलाना फलाना काम किया हो, कुछ क्राइटेरिया थे, उसमें सबसे अहम क्राइटेरिया था जिनका रजिस्टर कंप्लीट हो। जो वो रजिस्टर दिखाएंगे तो फिर वो हाईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब बच्चों को हाईटी पे भी जाना था, वो विलेज में हाईटी थी, तो उनको था कि जी हाईटी के लिए क्वालिफाई करना है। एक बच्चे ने वहाँ हाईटी के दौरान मुझे बताया कि सर वो चूँकि हमने आज के दिन दिखाना था रजिस्टर, तो मैं परसों रात लिखना शुरू हुआ हूँ और मैं बीच में बस 6 घंटे सोया हूँ, उसके अलावा मैंने ओवर 25 आवर्स इसको लिख लिया सारा। तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। लिखने का क्या फ़ायदा होता है, आप एक दफ़ा लिखते लिखते आधा जहन में बैठ जाता है। क्योंकि पढ़ने में और है, आप पढ़ रहे हैं ना, इधर पढ़ रहे हैं, जहन में नोटिफिकेशन आ रही है। जब मैंने क्लिक किया था दूसरी नोटिफिकेशन पे, कौन सा बंदा था जिसने मेरे उस पर लाइक किया था, अब वो किताब सामने है, जहन में फिल्में चल रही हैं, फलाना ने फलाना मेरी जगह पे इस तरह से कमेंट क्यों किया था। अच्छा, वो बंदा जो उस टाइम पे मेरे से किताब मांग के गया था, पता नहीं वो कौन था और उसने किताब अभी तक वापस क्यों नहीं। सीलो की किताब सामने और दिमाग में सोच चल रहा है। अब आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो आपका जहन उसको फोकस नहीं कर रहा। लेकिन जब आपके जहन को पता है कि मैंने इसको लिखना है, यहाँ से देखना है और इधर लिखना है, तो वो ध्यान से पढ़ेगा दिमाग, एक दफ़ा आंखें उसे देखेंगी, दिमाग में प्रोसेस होगा, फिर आप इधर आएंगे, आप दोहराएंगे क्या था, मिस होगा, दोबारा से उधर देखेंगे, फिर लिखेंगे। आप एक सफ़ा लिख के जब उठेंगे ना, तो आधा वो वाला सफ़ा आपके जहन में आ चुका होगा। और फिर अपनी हैंड राइटिंग का इमेज ही डिफरेंट होता है। आप जितनी मर्जी मेरी किताब पढ़ लें, आसिफ साहब की किताब पढ़ लें, कोई भी किताब पढ़ लें, आप उसको जब भी देखेंगे वो नई लगेगी, फ्रेश लगेगी। लेकिन अपनी हैंड राइटिंग के साथ मानूसियत हो जाती है। शायद बचपन में कभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इनमें से कुछ लिखने की कोशिश की हो, तो उसमें जो है क्या होता था कि वो आपके जो किताब के ऊपर किस जगह इंक फैली हुई है वो तक याद होती थी, कौन सा पेज नीचे से मुड़ा होता था वो भी याद होता था। तो वो रट्टा कोई नई स्किल थोड़ी है। एफएससी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा लॉजिक से जो है वो केमिकल बॉन्ड्स उसके याद कर सका, वो जो CH और पता नहीं क्या क्या उसके इतने अजीब अजीब से होते थे। तो वो खोई नहीं है स्किल, वो आपके अंदर है, बस आपको भूल गया कि आप पहले क्या करते थे, आप पहले लिखा करते थे। तो स्टार्टिंग विद एक छोटा चैप्टर आप लिखें, जैसे चैप्टर 5 है, छोटा चैप्टर है, इससे लिखें। चैप्टर 9 है, छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट दोनों ही है लेकिन छोटे चैप्टर्स हैं। थोड़ा सा ऐसे लिखना शुरू करें। जब इनको लिखेंगे और आपका मिजाज बनेगा तो आपको होगा कि ये तो मैं सारा लिख सकता हूँ। तो यस, आप लिख सकते हैं। जो चैप्टर आप लिखते जाएंगे तैयार होगा। तो ये जो ये दरमियान वाला मसला है ना, इसका हल है लिखना। फिर अपने लिखे हुए से याद करना, हमारी किताबों से याद नहीं करना, फिर अपने जो हैंड रिटन रजिस्टर है उसी को उठा उठा के रिवाइज करना है। क्लियर? देन पीछे चलते हैं, अब इस पेपर पे थोड़ी सी बात करते हैं। ग्रिड। सिलेबस आउटलाइन को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग सिलेबस आउटलाइन की डिस्कशन से मुराद ये लेते हैं कि सिलेबस को देख के सोचना है कि हम कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। सिलेबस आउटलाइन को देखने का मतलब ये होता है कि यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन से एरिया पे ज़्यादा एफर्ट करनी है। हमारा सिलेबस 5 एरियाज में डिवाइडेड है। वो कहते हैं 15 से 20 नंबर, 20 से 25, 20 से 30, 15 से 20, 15 से 20, 3 एरियाज हैं 15 से 20। मैंने लेफ्ट साइड पे वो सारे एरियाज रख दी हैं जो कि 15 से 20 के हैं। ग्रिड देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी वो आईकैप कहाँ अपनी ग्रिड फॉलो करता है, तो मैंने आगे रीसेंट अटेम्प्ट्स का एनालिसिस भी दिया हुआ है। आईकैप ने कहा 15 से 20, आज तक 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं इस पेपर की नई स्कीम के अंदर। इससे पहले पुरानी स्कीम में ये बिजनेस लॉ के अंदर मर्ज हुआ वो होता था, तो वो एनालिसिस हमारे लिए बेकार है। तो 18 और 17, उन्होंने कहा 15 से 20 और पूछा 17-18, उसी रेंज में पूछा। उन्होंने कहा 20 से 25, ये इधर पूछा और ये थोड़ा सा कम पूछा। 20 से 30, 25-24, 15 से 20, 16, यहां गड़बड़ हुई है। ये 20 से ऊपर गया और वो 20 से नीचे चला गया। इन 2 जगह पे उन्होंने थोड़ी सी स्विचिंग की, बट मैसिव स्विचिंग नहीं है। 15 से 20 लिख के 35 नंबर नहीं पूछ डाला। 15 से 20 था 16 और 18। तो जो वो ग्रेड कह रहा है, हमने देखा है कि पिछली 2 अटेम्प्ट्स में
एक जगह पे 3-4 नंबर की वेरिएशन ऊपर नीचे हुई है, नॉट मोर देन दैट। अब ये ग्रेड में है किस तरह से, पहली ग्रेड है चैप्टर 1, 2 और 5 की, ये कंपनी लॉ के बेसिक्स हैं और कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी क्या है, कैसे रजिस्टर होती है और उसके शेयर कैपिटल का क्या चक्कर है। ये दो थोड़े बड़े साइज के चैप्टर हैं, किताब में 4 बड़े चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स ही हैं, और इसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो चैप्टर अचानक बहुत ही स्मार्ट हो जाते हैं। तो इसमें शेयर कैपिटल एक मुनासिब साइज का छोटा सा चैप्टर, और मजे की बात है इन तीनों में शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है, आईकैप को पसंद भी काफी ज्यादा, और एक ही तरह के सवालों का पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ भी नजर आ रहा है। देन वी गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और अकाउंट्स एनुअल रिटर्न, ये दोनों मिला के 10 से 15 नंबर की वेटेज है। ये 2 सफे का चैप्टर है बेचारा, और अकाउंट्स में देखें तो थोड़े से इसके सफे ज्यादा हैं, लेकिन इसमें सीधी सीधी बातें ज्यादा हैं। तो इधर वाले से इस 15 से 20 से ये 15 से 20 आसान है। इससे नीचे आए तो वाइंडिंग अप एक अकेला चैप्टर 6-7 सफे का, ये अकेला 15 से 20 नंबर का है, और कुछ नहीं तो 16 और 18 तो पिछली अटेम्प्टों में आईकैप ने पूछा है। तो 7 सफे में से अगर आपके 16-17 नंबर कह दें, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उसका 1/3 अगर यहाँ है, तो इस चैप्टर को तो, इसकी तो इबादत करनी चाहिए, इसको तो घोल के पी लेना चाहिए। इसको तो बंदा 5 दफा लिखे, इसको तो लिख के अपने कमरे की दीवार पे 7 सफे लगा देने चाहिए, उठते बैठते बंदे की नजर उस पर पड़ रही हो। तो थोड़ा ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। ये देखें, ये दोनों मिला के आपकी 30 से 40 नंबर की ग्रेड है। इधर से चैप्टर 5 जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। अब 1 और 2 बड़े चैप्टर हैं, तकलीफ देते हैं। 1 जरा ज्यादा तकलीफ देता है, 2 थोड़ी कम तकलीफ देता है। तो अगर हम तैयारी करते हुए प्रेफरेंस ये रखें कि 1, 2 एंड देन थर्ड प्रेफरेंस, और इसमें भी पहले शेयर कैपिटल और बाद में ऊपर वाले, तो थोड़ा सा प्लान करें, थोड़ा सा फोकस करें तो ये समझ आ जाएगा कि व्हाट आर द एरियाज जहां ज्यादा काम करना है और कौन से एरियाज हैं जहां ज्यादा काम नहीं करना। अब राइट पे आते हैं। राइट पे 2 ग्रेड्स हैं, एक 20 से 25 नंबर की, एक 20 से 30 नंबर की, और तकरीबन एक अटेम्प्ट में तो बराबर बराबर पूछा, एक अटेम्प्ट में इसमें डिफरेंस था। उन्होंने जिसको 30 कहा था उसको वेटेज थोड़ी सी ज्यादा दी थी। इसमें 3-3 चैप्टर्स के सेट आते हैं। ये 3 चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये 4-4 सफे के चैप्टर्स हैं, बट ये टेक्निकल है। ये बड़े चैप्टर्स हैं, डायरेक्टर, मीटिंग, मतलब वो जो 4 बड़े चैप्टर्स थे 2 ये रहे, और 2 मीटिंग और डायरेक्टर। डायरेक्टर हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, आईकैप को अच्छा खासा पसंद भी है। इनके साथ एक छोटा सा चैप्टर है, इन्होंने जो है ना बीच में ऐसी तरह शुगल मुगल के लिए दे दिया कि जब बंदा थक जाए चैप्टर 3 करके तो चैप्टर 4 को देख के थोड़ा हौसला हो कि हाँ भाई। तो ये ग्रिड आसान है लेकिन लेंथी है, ये ग्रिड बहुत छोटी है लेकिन टेक्निकल है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लासेस में इस तरह से ग्रिड वाइज चलें। मैंने डे वाइज एक मैप भी बनाया है, वो पता नहीं आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो कहीं आसपास हमें नज़र आ जाएगा। मैं उसकी शक्ल भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल में मेन फोल्डर में पड़ा हुआ होगा। वाह जी वाह। आज ओरिएंटेशन के साथ चैप्टर 1, ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट कि भाई हम क्या करेंगे, इस पेपर को कैसे लेके चलेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, पास पेपर्स की प्रैक्टिस किस तरह से होनी है। देन कल का टारगेट चैप्टर 2, 5, फिर 9, 11 आप देख रहे हैं, ये पहला सेट कंप्लीट, ये दूसरा सेट कंप्लीट, ये तीसरा सेट कंप्लीट करके हम चौथे में एंटर हो गए, फिर 6, 7, 10 ये करके, और फिर आखिरी 2 दिन, आखिरी जो सबसे बड़े वाला पोर्शन है उसके लिए। तो ये हम मंडे से लेके संडे तक जा रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे पास जो मार्जिन है वो 7 दिन है। अगर ये 7 दिन आप सिर्फ कमती लॉ करें या कमती लॉ के साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट करें, तो अगर आज तक आपने कमती लॉ के साथ अच्छा नहीं किया तो आज आप अच्छा कर सकते हैं। मतलब बाय 12 फेब आप अपने सी लॉ को 70-80% तैयार करके साइड पे कर सकते हैं। बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, याद नहीं होता उसका हमने सोल्यूशन देख लिया। आईकैप के सवाल कैसे सॉल्व करने उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर पेपर में सवाल समझ नहीं आता, यकीन माने सवाल इसलिए समझ नहीं आता कि उसका कॉन्सेप्ट सही से नहीं लिया हुआ या उसका कॉन्सेप्ट खाली रट्टा मारा हुआ है। अगर हम एक दफ़ा लॉजिक समझ लेंगे ना हर कॉन्सेप्ट की, तो फिर उसके बाद हमें पेपर को देख के भी मुश्किल नहीं लगेगा। टाइम लिमिटेशन की वजह से पास पेपर्स का सेट अलग से, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि इसको रिकॉर्ड करके अगर हम इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सही से कर सकें तो मैं यूट्यूब पे जहां इसकी रिकॉर्डेड रिवीजन क्लासेस डालूं वहां पे तमाम चैप्टर्स के पास पेपर्स की अलग से 1-1 घंटे टाइप की वीडियो भी डाल दूं।
उन लोगों के लिए जो समझने के बाद फिर उसके बाद जब सवाल कर रहे हो और दिक्कत आ रही हो तो उसमें देख लें। उसमें मैंने एग्जामिनर कमेंट्स का भी जिक्र किया है, क्या कि अपने एग्जामिनर कमेंट में क्या कहा कि क्या इशू था, बच्चों ने क्या परफॉर्म किया, हम क्या पूछना चाह रहे थे, उन्होंने क्या बताया। तो एक बड़ी थॉरो डिस्कशन की अलग से वीडियोज़ मौजूद हैं और वो इसके साथ हम सिंक करके उसमें वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो उससे समझना और आई कैप में पेपर का समझना समझ आ जाएगा। इट वॉज ईजी। इस वक्त आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा हुआ है, मैं पास पेपर्स पे आता और हम सिर्फ पास पेपर्स करते, मेरी ज़िंदगी भी बड़ी आसान होती कि आराम से हर चैप्टर के तो पास पेपर बड़े थोड़े से ही हैं। लेकिन जो गैप है वो ये है कि कई दफ़ा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई होती और फिर तोड़ तोड़ के पढ़ा होता है। 6 महीने हल्का 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 सा पढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ FR2, इसके साथ कोई CMA है, इसके साथ MFA है। तो होता ये है कि लोग उनको फोकस करते 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 इसको इकट्ठा कर बैठता है। तो अगर आपने पूरा सेशन इसके साथ अच्छा नहीं किया तो 7 दिन बाकियों के साथ अच्छा ना करें। अब इसका वक्त आ गया। अगर आप बहुत डरे हुए हैं तो इसके साथ एक पेपर और साथ साथ पढ़ते रहें, लेकिन अगर आप इससे डरे हुए हैं तो फिर ये 7 दिन शायद आप लिखने समेत सारा कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर इसको लिखने में 25 से 30 घंटे लगते हैं तो शायद पर डे आप 3 से 4 घंटे लगा के अगर लिखेंगे, हर दिन जो हमने पढ़ा वो अगर लिख लेंगे और उसको साथ साथ दोहरा लेंगे तो ये 7 दिनों में सीलो आपका बड़ा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे जितनी नफरत की है आप थोड़ी सी देर के लिए इससे थोड़ी सी मोहब्बत भी कर लें। इसको जितना इग्नोर किया है अब थोड़ा सा समझ लें कि इस बेचारे की ना एक वर्थ है, इसको इसका हक मिलना चाहिए। तो क्या इसको इसका हक देने के लिए आप तैयार हैं? अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, हमने एनालिसिस देखा, हमने मेन इश्यूज देखे। पेपर का पैटर्न क्या है? आईकैप ने पुरानी स्कीम में पेपर का पैटर्न बताया होता था, नई स्कीम में सी लॉ बी लॉ का अलग से पैटर्न नहीं बताया, लेकिन हमने देखा है कि वो मोर और लेस वो पैटर्न फॉलो कर रहा है जो ओल्ड स्कीम में बताया करता था। ये डिस्कशन ओल्ड स्कीम में वो करता था, नई स्कीम में ये डिस्कशन नहीं है। दे से कि हम 15 नंबर के MCQs पूछेंगे और 85% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें ये कहते हैं कि हम नॉलेज बेस यानी कि रट्टे वाले सवाल 40% तक पूछेंगे और एप्लीकेशन बेस 60% तक पूछेंगे। पेपर के बाद एक स्टूडेंट जो है वो मिला, उसने कहा सर वो ना मैंने अगली दफ़ा आपके पास कमती लॉ में एडमिशन कराना है। मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, ये भी पेपर वाला हफ्ता चल रहा है, क्या बातें कर रहे हो? नहीं सर मुझे कंफर्म पता है मैं फेल हूँ। मैं कहा अच्छा चलो परेशानी क्या? सर पेपर में इतने लॉजिकल सवाल थे, इतने लॉजिकल सवाल थे, बंदा क्या वो करे? मैंने कहा कि ठीक है लॉजिकल सवाल आते हैं सारा। सर वो मेरी प्रैक्टिस नहीं थी और आईकैप ने सारा पेपर लॉजिकल बनाया। मैंने कहा यार मतलब इतनी भी वो नहीं है मामला। अब होता है कि टीचर साथ साथ देख रहे होते हैं, जैसे ही बच्चे शेयर कर रहे होते हैं तो उसको फ़ौरन से। तो मैंने कहा रीसेंट पेपर अगर आपके पास है तो ज़रा उसे देखते हैं। उसने जनाब पेपर निकाला, हमारी डिस्कशन शुरू हुई और 15 मिनट बाद जो है ना वो उस बच्चे को लग रहा था कि उसने एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सिर्फ डर गया था। 40 नंबर इस दफ़ा का पेपर में पूरे 40.0 मार्क्स रट्टा थे। 40 नंबर रट्टा, जिसमें से 36-37 कोई बड़ी साइंस नहीं है। आपने रिमेनिंग 60 में से 13 लेने थे। डर इतना है ना कि सिनेरियो आते हैं मुश्किल, पता नहीं अजीब कलाबाजियां लगाता हुआ सिनेरियो आ रहा होता है। ऐसे 2 सिनेरियो होते हैं लेकिन वो पूरा पेपर नहीं होता। और 2 सिनेरियो कितने बड़े होंगे? एक 6 नंबर का होगा, एक 5 नंबर का होगा। आईके भी कहता है कि हम बड़े से बड़ा सवाल 8 नंबर का पूछेंगे, 8 नंबर से ऊपर का कोई पार्ट नहीं होगा। आप पेपर उठा के देख लें, आपको 6 नंबर के पार्ट मुश्किल से 2-3 मिलते हैं, 5, 3, 4 इसमें पेपर चल रहा होता है। तो इस फियर को भी निकालना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल पेपर आता है लॉजिकल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नॉलेज बेस नहीं होता, नॉलेज बेस होता है। और MCQs, अभी मैं MCQs की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस 85 में से 40 नंबर की बात कर रहा हूँ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। MCQ में कम से कम 6-7 बहुत सीधे होते हैं और जो टेढ़े होते हैं वो बाकी टेढ़े होते हैं। लेकिन एट एनी गिवन टाइम MCQ प्लस रट्टे वाले सवाल पेपर में आपको 40 को तो यही क्रॉस करवा देते हैं। तो इसका मतलब अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। रादर देन कि हम सिनेरियो पकड़ के उससे डरते रहें, शुरू में जाते साथ ही पहले MCQs करें, उसके बाद रट्टे वाले सवालों की तरफ चले जाएं।
एक दफ़ा तसल्ली से आपने शुरू में आधा घंटा लगाया एमसीक्यूज़ पे, आधे घंटे से थोड़ा सा कम लगता है, चलो कह लें 20 मिनट लगाए, तसल्ली से अच्छी तरह से। इस वक्त ये नहीं सोचना कि चलो इसको पेपर के बाद दोबारा सोचूंगा, दोबारा सोचते हुए भी आपका दिमाग को बहुत ज़्यादा सियाना नहीं हो जाएगा, आप वही हैं। इस वक्त फिर दिमाग फ्रेश है, उसके बाद तो आप 4 सिनेरियो से लड़के बैठे हुए होंगे। शुरू में ही 15 नंबर के एमसीक्यू पकड़ें और 20 मिनट 25 मिनट उसे कर दें। जो सीधे सीधे समझ आ रहे हैं उनको कर दें, जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है उसको टेंटेटिवली कम से कम जो इस वक्त बेस्ट आंसर लग रहा है वो लिख दें, पता नहीं बाद में आपको मौका मिले या ना मिले। फिर पेपर में चुन चुन के ढूंढें रट्टे वाले सवाल, और शुरू का सवा घंटा, यानी कि कह लें कि शुरू के 20-25 मिनट आपने एमसीक्यू को दिए, सवा घंटे के करीब आप इसको देंगे तो शायद 1 घंटे 35 मिनट के अंदर आप 51 नंबर का पेपर, बल्कि तकरीबन ज़्यादा 15 नंबर के एमसीक्यूज़ कर चुके होंगे, और मतलब चलो 40 नहीं तो 35 भी आ जाए तो 51 नंबर का पेपर आप साइड पे कर चुके होंगे, और ये 50 जिसमें से आप 40 प्लस ले सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, अब हर सवाल में थोड़ा थोड़ा सा खेलना है। जब बगैर डरे सिनेरियो उठाएंगे तो समझ भी आएगा। जब सिनेरियो को उठाने से पहले बंदा डर के बैठा होता है ना कि पता नहीं इसमें से कौन सा जिन निकलना है, उसमें से वाकई जिन निकल आता है। तो हुआ ये कि वो बच्चा जो इतना घबराया हुआ था उसे उस वक्त रियलाइज हुआ कि उसकी तैयारी का मसला नहीं था, वो डर गया था पेपर में। अगर वो ना डरता तो उसने कहा मेरा रट्टा बड़ा स्ट्रांग था और रट्टे से उसका काम चल सकता था। तो माना कि लॉजिकल है लेकिन इतना लॉजिकल नहीं है, और अगेन उस लॉजिकल के लिए भी कोर्स आता होगा तो वो लॉजिकल सवाल आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इसलिए ना अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली चीज है जिसपे मैं बात कर रहा हूँ। चलें आगे। कौन सी किताब फॉलो की जाए, आपकी टोटल अपनी मर्जी, आप जो मर्जी बुक फॉलो करें, हर बुक के अपने फायदे नुकसान होते हैं। टिपिकली आईकेप की बुक फॉलो होती है, आईकेप ने किताब दी हुई है, उसमें एग्जांपल्स भी हैं, सारा कुछ है, लोग उस किताब को देखते हैं, साथ एग्जांपल्स देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि किताब चल रही है, बीच में अचानक से एग्जांपल आ गई, एग्जांपल कब खत्म हुई कब किताब शुरू हुई पता नहीं लगता, फॉर्मेट भी थोड़ा अजीब सा है। और वो करने के बाद जब आप रिवाइज करने बैठे हैं तो क्या रट्टा मारने, ऊपर की 3 लाइनें, दरमियान की 2 लाइनें, फिर इधर से इस तरह से करके कहीं पैराग्राफ लिखे होते हैं, कहीं बुलेट्स बनाए हुए होते हैं, तो उनके पैटर्न का थोड़ा सा मसला होता है। फॉर दीज पर्पजेज मार्केट में कुछ बुक्स चलती हैं, नॉर्मली टीचर्स की बुक्स चलती हैं। तो 2 बुक्स ज़रा ज़्यादा फेमस हैं, मेरी और सर आसिफ की। चूँकि हम लोगों का हमेशा से आदत रही है कि हम आईकेप की किताब को ज़रा आसान वर्ड्स में वो करके और इस तरह से तैयार कर लें किताब को कि स्टूडेंट्स उसको जो है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लें। मैंने क्या किया है, आईकेप की एग्जांपल्स ये वाली सारी चीज़ें साइड पे की हैं, पास पेपर्स अलग कर दिए और एक नोट्स का पोर्शन बना दिया, और हर नोट्स के पोर्शन के साथ किताब का। ये जब हम शेयर करेंगे तो इसकी जो यूट्यूब पे वीडियो होगी उसमें एक लिंक होगा, यानी कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें लिंक होगा जिसमें मेरी किताब सॉफ्ट में सारी की सारी मौजूद होगी। किसी भी टाइम पे उसको देखना हो, कवर करना हो, प्रैक्टिस करना हो, तो बुक आईकेप की अच्छी होती है, सोर्स बुक होती है, लेकिन नॉट एट दिस टाइम। सेशन के शुरू से अगर आप साथ साथ थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो और बात है। हम लोगों ने कोशिश की होती है कि 100% ऑफ द कंटेंट किताब का पकड़ें और अपने शॉर्ट नोट्स में उसको बयान कर दें, ताकि स्टूडेंट के लिए उसे देखना, समझना, उसको लेके चलना ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आप कोई भी नोट्स वाली बुक उठा के मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त आईकेप की किताब जो है वो इतनी ज़्यादा सहूलत नहीं देगी। सवाल को कैसे डील करना है, 3 तरह के सवाल टिपिकली पाए जाते हैं, या प्योर नॉलेज बेस होते हैं या प्योर लॉजिकल होते हैं, और कुछ दरमियान की एक अप्रोच होती है, सीम्स लॉजिकल। इंतहाई खूबसूरत बात है कि कंपनी लॉ मेजॉरिटी इस तरह के सवाल होते हैं, यानी हम ये कहते हैं ये 100% रट्टे वाला है, ये 100% वाकई में लॉजिकल है। तीसरा वाला सेंटर वाले को हम कहते हैं सीम्स लॉजिकल, दिखता लॉजिकल है, होता नहीं है, दिखता है। जब ये लॉजिकल दिखता है तो इसका मतलब है कि इसका जवाब रट्टे से होता है, लेकिन इसका सवाल ऐसे बना हुआ होता है कि आपने इसको एक दफ़ा कॉन्सेप्चुअली इंटरप्रेट ज़रूर करना होता है। अभी देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। सवाल को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कमेंट में आईकेप ने अक्सर कहा है कि पता नहीं क्यों बच्चे सिनेरियो वाले सवाल सही से अटेम्प्ट नहीं करते। फिर बार बार उसका तरीका भी बताया, वो कहते हैं ये 3 स्टेप्स बच्चों को फॉलो करने चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, बस सवाल देखा उसके बाद पैराग्राफ में लिखना शुरू हो गए कि जो जुमले में सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मामला गड़बड़ हो जाती है। तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यानी हमने कहा ना 3 तरह के सवाल हैं, नॉलेज बेस्ड, सीम्स लॉजिकल और लॉजिकल। सबसे पहले प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैटेगरी 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चाहिए। उनका डिफाइन कंपनी,
डिफाइन दिस, फलाना फलाना, जो कहा है उन्होंने, जैसे कहा है आपने कर देना है। डिफाइन कंपनी, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, अब यहाँ पे तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट वी हियर बाय फलाना फलाना, कुछ भी चक्कर नहीं है। उन्होंने कहा डिफाइन कंपनी, आपने कहा पकड़ो तो कंपनी। उन्होंने कहा जी लिस्ट डाउन द कंडीशन, आपने कहा ऐप पढ़ो, सारी कंडीशन लिस्ट डाउन कर दी। जैसा सवाल वैसा जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब, कोई पंगा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करनी। यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है जो आपने याद किया हुआ है, आपने बस किताब में उसे छाप देना है आंसर शीट पे। सेकंड कैटेगरी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी लॉ में मैक्सिमम सवाल ये आते हैं, लॉजिकल नहीं होते, सीम्स लॉजिकल होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, लिस्ट डाउन द कंडीशन जो जिसके तहत एसईसीपी आपको लाइसेंस दे। ठीक है, ये एक सवाल था सीधा सीधा। मैं एक एग्जामिनर हूं, मैं सवाल को टेढ़ा करके बनाऊंगा तो क्या होगा, मजीद, फारूक और हमीद 3 दोस्त हैं, ये तीनों दोस्त मिलकर सोच रहे हैं कि कुछ हेल्थ के अंदर जो है वो कोई ऐसा इदारा बनाएं जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी भी लें, और ये भी चाहते हैं कि इनके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी लिखा ना नज़र आए। इनको किसी ने कहा है कि जी आप अगर एसईसीपी नामी अथॉरिटी के पास चले जाएँ तो एसईसीपी नामी अथॉरिटी आपकी इसमें मदद कर सकती है। दे हैव कम टू यू फॉर योर एडवाइस, आप लोग कॉर्पोरेट लॉ एडवाइज़र हैं, तो इन्हें गाइड करें कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट दे नीड टू कंप्लाई अगर इनको लाइसेंस चाहिए। सीधा सवाल था, बताओ लाइसेंस की शर्तें क्या है, लेकिन उसको इतना बड़ा पैराग्राफ बना दिया, स्टूडेंट देखती क्या सवाल को तो मैं एंड पे करूंगा, पहले मैं जरा सीधे सीधे सवाल कर लूं। अब ये भी रट्टे वाला सवाल है, प्योर रट्टे वाला सवाल है। इंटरेस्टिंगली मैं जिन 40 नंबर्स की बात करूं जो स्टूडेंट के साथ मैंने बैठ के दिखाए उसे, वो सीम्स लॉजिकल उसमें मैं नहीं काउंट कर रहा, हालांकि सीम्स लॉजिकल भी पेपर की एक अच्छी वेटेज है। सी लॉ में प्योर लॉजिकल सवाल शायद पूरे पेपर में 4 होते हैं, ज्यादातर ये वाले सवाल होते हैं, देखने में लॉजिकल होते हैं लेकिन जवाब सीधा सीधा सा होता है। अब जब देखने में लॉजिकल है और जवाब सीधा सीधा सा है तो फिर आपने एहतराम जरूर करना है उनका। स्टेप 1, पहले स्टेप 2 से शुरू करते हैं। आपने कॉपी पेस्ट कर देना अपना नॉलेज बेस। एसईसीपी की क्या कंडीशंस है आपने लिख दी नीचे, ऊपर 2 से 3 लाइनों का गैप छोड़ दिया सवाल के स्टार्ट में। होता क्या है, बंदा कहता है मैं जल्दी से जो मुझे रटा है ना वो तो मैं बस कागज पे डाल दूं, कहीं ये ना मेरा फिसल जाए। तो आपने सवाल देखा, आपको समझ आ गया ये सीम्स लॉजिकल है। सर ने कहा था कि सवाल देखना, अगर जवाब रटे वाला है ना तो ये सीम्स लॉजिकल है। तो आपने क्या किया, शुरू की 2-3 लाइन छोड़ी और नीचे पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त जो रटाता था लिख दिया। अब तसल्ली से बैठेंगे, उस सवाल को देखेंगे, सवाल के अंदर अल्फाज क्या थे, सवाल के बीच में से वर्ड्स उठाएंगे और हम स्टार्टिंग देंगे। उन्होंने सिनेरियो बनाया था, तो अब आप कहेंगे यहाँ हामिद, मजीद एंड फलाना को चाहिए कि वो ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करें ताकि एसईसीपी उनको लाइसेंस दे। सवाल में था बताओ वो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करें जिससे एसईसीपी उनको लाइसेंस दे। आपने लफ्ज भी वही उठाए, रिक्वायरमेंट में से उठाया कि इनको चाहिए कि ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करें ताकि इनको लाइसेंस मिल जाए। कि आपको नजर आ जाएगा बच्चे ने सिनेरियो का एहतराम किया है, सिनेरियो को लिंक करके आंसर किया है। फॉर एग्जाम्पल, Board of Directors of Sunrise Private Limited are planning to raise funds amounting to 80 million from general public. कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी वो उसको मीट करना चाहते हैं। ऑथराइज पेड अप कैपिटल 200 मिलियन है। बताएं वो चेंजेस जो कि अपने आर्टिकल्स में करनी होंगी टू अलाउ द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। अवाम से शेयर्स मांगने के लिए इस कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी का नाम है सनराइज प्राइवेट लिमिटेड। टेक्निकली वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का डिफरेंस पूछ रहे हैं। बताओ आर्टिकल्स में क्या चेंज करें। अगर आपको याद हो तो प्राइवेट कंपनी बाय डेफिनेशन एक ऐसी कंपनी है विच बाय इट्स आर्टिकल्स 3 रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो ये कह रहे हैं बताओ आर्टिकल्स में क्या चेंज करें, तो आप कहें भाई आर्टिकल्स में वो 3 शर्तें चेंज कर दो और इसका नाम इसमें से प्राइवेट हटा दो, आप फुली रेडी हो, आप आराम से पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन सिचुएशन बनाई कि एक कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसे होगा वैसे होगा, बताओ वो कैसे रेस करें। जवाब सीधा सा था। आपने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग, सनराइज प्राइवेट लिमिटेड शुड चेंज इट्स आर्टिकल्स सो एज टू रिमूव। सनराइज को अपने आर्टिकल्स में ये चेंजेस करनी चाहिए, रिमूव लिख दें या कहते हैं फॉलोइंग चेंजेस। आप देखें, एडवाइज द कंपनी अबाउट द चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल्स। बताओ आर्टिकल्स में क्या चेंज करना है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल एसोसिएशन।
और बहुत ही खूबसूरत बात हो जाए अगर किसी किरदार का जिक्र किया है, जैसे मैंने हामिद मजीद फलाना, अब इन्होंने कह दिया सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, तो आप कहें सनराइज following are the changes that would be required to be incorporated in articles of association by Sunrise Private Limited. उन्होंने सिनेरियो बनाया था, पूछा रट्टा था, जवाब आपने भी रट्टा देना है, लेकिन उनके सिनेरियो बनाने का एहतराम करना है। आप कहेंगे जी हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपने इतनी मेहनत की, हम वो मेहनत आपको वापस करेंगे। तो आपने शुरू में एक दफ़ा वो कर दिया कि ठीक है जी ये अपने आर्टिकल्स को इस तरह से करेंगे कि इसमें फॉलोइंग चेंजेस करें, और चेंजेस क्या हैं, प्राइवेट हटा दें, ट्रांसफर ऑफ शेयर वाली, नंबर ऑफ मेंबर्स वाली। इस वक्त हम इस कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं बेसिकली इस पैटर्न पे बात कर रहा हूँ। तो पूछा रट्टा है लेकिन सिनेरियो बना के किया है, तो आपने पहले तो यहाँ रट्टा पेस्ट कर दिया, प्राइवेट कंपनी की सारी शर्तें, ऊपर एक स्टार्टिंग एलिमेंट डाल दिया, डन। तीसरा प्योर लॉजिकल क्वेश्चन। प्योर लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब ये है कि उन्होंने एक सिचुएशन बनाई और आपसे आपका ओपिनियन, आपका तबसरा, आपके कमेंट्स मांगे हैं। आपको प्रोसेस लिखने का नहीं कहा, उन्होंने कहा बताओ ठीक हो रहा है या नहीं। इन सवालों की जो निशानी है वो ये है कि आपसे ओपिनियन मांगा जाता है, आपसे प्रोसेस नहीं मांगा जाता। पीछे क्या था, बताओ वो कंडीशंस कौन सी हैं, बताओ नाम में चेंजेस क्या होंगी, ये ओपिनियन नहीं है, ये उन्होंने लिस्ट पूछ ली है। जब वो कहें ऐसा हो रहा है, बताओ ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, जब आपकी ओपिनियन किसी मैटर पे मांगी जाए, तो ये टाइप 3 सवाल है। टाइप 3 सवाल में आईकैप का अपना सजेस्टेड पैटर्न जो वो हमेशा बताते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स में भी उन्होंने देना शुरू किया। आईकैप में जब हम रिवीजन क्लास कराने जाते हैं तो वो खास तौर पे कहते हैं कि सर आपने सिनेरियो के लिए ना ये 3 बातें ज़रूर बतानी है, बच्चे ये 3 चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे। नंबर 1 आपने बताना है कानून क्या कहता है, नंबर 2 आपने उस सिचुएशन को डिस्कस करना है, और नंबर 3 आपने रिकमेंडेशन दे देनी है। 3 क्यूट से पैराग्राफ बनाए। 5 नंबर का सवाल है, उन्हें समझ आ जाए, 2 नंबर इसने लॉ लिखा, 2 नंबर इसने सिचुएशन डिस्कस कर दी, 1 नंबर इसने जवाब सही दे दिया। इसमें सिर्फ जवाब नहीं चाहिए होता है, उनको रेफरेंस के साथ जवाब चाहिए होता है। तो आप बताते हैं कानून क्या कहता है, फिर आप कहते हैं सिचुएशन क्या कहती है, फिर आप उसको रिकमेंड करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक सवाल है, यू आर रनिंग एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये मैंने एक टैब के ऊपर लिखा था तो राइटिंग खराब है, खैर मतलब आप मेरी राइटिंग यहाँ भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी। यू आर रनिंग एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, रिसेंटली यू हैव गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टू वन ऑफ द सीनियर मेंबर ऑफ एसोसिएशन। एक एसोसिएशन आप रन कर रहे हैं, आपने उसके एक मेंबर को प्रॉफिट का शेयर दे दिया है। वन ऑफ द जूनियर मेंबर रेज अ कंसर्न ओवर दिस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एक जूनियर मेंबर ने कहा भाई ये प्रॉफिट आपने कैसे दे दिया, ये तो गलत बात है। रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर द एलिगेशन इज करेक्ट और नॉट। आपसे ओपिनियन मांगा गया, आप कह देंगे हाँ जी ये एलिगेशन सही है, गलत हुआ है, ये जवाब नहीं है। आईकैप ने एक एग्जामिनर कमेंट में कहा था कि अगर मैं एक सिचुएशन पूछेंगे बताओ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, और बच्चा लिख दे हो सकता है, और उन्होंने कहा अगर उसका जवाब भी ये हो सकता है हम उसको 0 नंबर देंगे, सही जवाब का 0 नंबर देंगे, क्योंकि उसने बताया नहीं कैसे हो सकता। उन्होंने कहा हम समझेंगे इसने तुक्का लगाया है, भाई जवाब या हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। उसने कहा हाँ जी ऐसा हो सकता है, क्या बात कर दी आपने, ऐसा हो सकता है, और आगे चल पड़ा। तो उन्होंने कहा जी इस तरह का अगर मजाक हो रहा होगा तो फिर ये हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा हो सकता है आप इसको एक पैरा में आंसर करने की कोशिश करें। आप कहेंगे जी द जूनियर मेंबर हैज रेज्ड अ प्रॉपर कंसर्न बिकॉज द कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट इज प्रोहिबिटेड दैट इट कैन नॉट गिव डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, देयरफॉर द कंपनी शुड हैव गिवन द डिविडेंड एंड फलाना। आप इतना मोटा पैरा लिखेंगे, अपनी इंग्लिश में कलाबाजियां खा रहे होंगे। एग्जामिनर बेचारा ढूंढ रहा होगा कि कहाँ लॉ बताया है इसने, कहाँ लॉजिक दी है, कहाँ सोल्यूशन दिया है। आप अगर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, कौन से 3 हिस्से, प्रोविजन ऑफ द लॉ, डिस्कशन ऑफ द सिनेरियो, रिकमेंडेशन। अब ये चीज बड़ी जरूरी है समझना। सबसे पहले लॉ, आप कहें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। पहले कानून बता दिया। अच्छा इसके लिए आपको अपने अल्फाज की जरूरत नहीं है, कानून बस ज़्यादा लिख दें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। एक स्टार्टर जो हर जवाब में आप लिख सकते हैं, कंपनीज एक्ट ये कहता है, आपने रटा लिख दिया। इन दिस सिचुएशन कंपनी हैव गिवन प्रॉफिट टू अ सीनियर मेंबर। सवाल में से मिलेगा आपको, जो सिनेरियो है उसको प्लेन इंग्लिश में बस बता दें हुआ क्या है, उस पर लड़ाई झगड़ा मत करें, बस बता दें कि ये कंपनी ने ऐसे कर दिया। पीछे आपने बताया कानून ये, फिर कहीं कंपनी ने ऐसा कर दिया, एंड पे अब आपने फाइनल जवाब देना है कि ये एक्ट सही है या गलत है। इंतहाई मजे बात है, ये आखिरी चीज भी आपको यहां से मिलेगी रिक्वायरमेंट से, बताओ एलिगेशन सही है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि एलिगेशन सही है।
तो इधर भी इंग्लिश आपको नहीं सोचनी, इधर भी इंग्लिश नहीं सोचनी, सिर्फ दरमियान में सोचनी है। तो दरमियान में बहुत मुश्किल इंग्लिश नहीं सोचनी, कोशिश करें सीधी सीधी चीज़ें उठा के कॉपी पेस्ट कर दें। जो सवाल में जो कुछ हो रहा है, हो सके तो 2-3 वर्ड बता दें, यहाँ शाहिद ने माजिद के साथ ऐसा किया, यहाँ कंपनी अल्फा एसोसिएट ने फलाना किया, कंपनी फलाना, क्योंकि आप कह रहे हैं कानून ये कहता है कंपनी ने ऐसा किया, बैंड पे जब आप कह रहे हैं कि सही नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, तो आपके सारे मसाले पूरे हो गए। अब 5 नंबर में से आप 5 नंबर ले सकते हैं, वरना टिपिकली लोग 2 नंबर से आगे नहीं जा रहे होते 5 नंबर के सिनेरियो में। अब अगेन, जब आपने पहले बताया कि कानून क्या कहता है और कानून को क्लियरली एक्सप्लेन भी कर दिया, नीचे सिचुएशन को लिखा और लिखते हुए साफ नजर आ गया कि सिचुएशन में ऊपर वाला कानून वॉलेट हो गया। फॉर एग्जांपल, वो कहें कंपनी जो है वो 2 मेंबर्स के साथ चला रही है बिजनेस, पब्लिक कंपनी है। आप कहेंगे लॉ ये कहता है कि पब्लिक कंपनी की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 3 है, और अगर 3 से नीचे चलाएंगे तो सारे मेंबर्स पर्सनल लायबल होंगे। अब जब आपने कानून इतना वाजे लिख दिया है ना, तो नीचे सिर्फ ये लिख दें कि यहाँ अल्फा एसोसिएट के मेंबर्स 2 हो गए हैं। ऊपर आप बता के आ रहे हैं ना पब्लिक कंपनी में 3 मेंबर्स होने चाहिए, उससे नीचे होगा तो ऐसे ऐसे करके होगा, वो तो आपने रटी रटाई लाइन लिख दी। अब यहाँ जब कह रहे हैं कि इसके मेंबर्स 2 से नीचे हो गए हैं, तो जब आप रिकमेंड करेंगे तो आप कहेंगे हाँ देयरफॉर दे आर इन वायलेशन ऑफ कंपनी लॉ। इससे फंसेंगे नहीं है। जब आपने रिकमेंडेशन में ज़्यादा इंग्लिश लिखनी शुरू कर दी ना, तो गुमान ये है कि कहीं ना कहीं आप उसमें थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हम सबकी बहुत अच्छी नहीं होती, और ऐसे में फिर पेपर में जिस तरह की इंग्लिश चाहिए होती है, तो रादर देन कि हम एग्जामिनर को अपनी इंग्लिश में फंसाएं, हम एग्जामिनर को उसके सारे मसाले पूरे कर दें। तो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं इसमें। डन। तरतीब ऊपर नीचे भी हो सकती है। कुछ लोग रिकमेंडेशन से शुरू करते हैं, ये रिकमेंडेशन है, ये कानून था, ये सिनेरियो था। कुछ कहते हैं ये रिकमेंडेशन है, ये सिनेरियो था, ये लॉ था। मैंने जितना देखा है सबसे बेस्ट अप्रोच ये है जो सबसे सेफ है। आप शुरू स्ट्रेंथ से करें, आप रट्टे से शुरू करें, आप शुरू वहां से करें जहां पे आपने किताब के अल्फाज लिखे हुए हों। एग्जामिनर को बता दिया कानून ये कहता है, उसके बाद 1-2 लाइंस में आपने नीचे वाली बात सिंपल से लिख दी, तो वो थोड़ा सा देख के उसे हुआ हाँ ये सिनेरियो बता रहे, टिक लगा के एंड पे आपकी रिकमेंडेशन पे आया, इसमें भी आपका। तो अगर आपने यहां से शुरू किया ना, वो आपकी इंग्लिश पढ़ने बैठ जाएगा, और फिर वो कहेगा नहीं इसने तो इंटरप्रेट गलत किया, इसको तो यूं करना चाहिए था। जब सिचुएशन से लिखेंगे तो यहीं पे मसला बताना पड़ेगा। इस पैटर्न से मसला खुद ब खुद सामने आ गया। कानून कहता है 3 होने चाहिए, यहां 2 है, अच्छा नहीं हुआ। कानून कहता है मेंबर को डिविडेंड मत दो, इन्होंने मेंबर को डिविडेंड दे दिया है, एलिगेशन बिल्कुल ठीक है, सही इल्जाम लगाया है, जिंदगी आसान। क्लियर? जी जी, हेडिंग भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं लॉ डिस्कशन ऑफ द सिनेरियो रिकमेंडेशन, 3 हेडिंग्स भी कर दें, नहीं तो 3 पैराग्राफ सेग्रीगेट करते हैं, दरमियान में 1 लाइन का गैप देते हैं, एक लाइन का, तो पता लग जाए कि ये 3 पोर्शन है। पता है, मतलब आपने एक बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ, 5 में से नंबर देने हैं, तो खुद ही से सोचेंगे चलो यार 3.5-4 से ऊपर नहीं जाना। जब आपने उसके सेगमेंट बनाए होंगे और हर सेगमेंट को अलग से टिक लगाएंगे, देखेंगे उसकी बात पूरी है, अगले सेगमेंट की बात पूरी है, अगले सेगमेंट की बात पूरी है, नंबर काटने का जवाब कम होता चला जाता है। और पेपर में अगर 3-4-4-5 नंबर के अक्सर सवाल आते हैं, तो वी कैन एज्यूम के पेपर में 21-22 पार्ट्स होंगे, और हर पार्ट में से 1-2 नंबर अगर कट जाते हैं तो 22 से 40 नंबर एम ही कट गए, जस्ट बिकॉज के हमने उनके मसाले पूरे नहीं किए थे। थोड़े थोड़े से नंबर कटते हैं और बच्चा फिर फेल हो जाता है 47 पे, 44 पे, 45 पे, और वो यही सोचता रहता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ठीक थी, सही थी उसकी अंडरस्टैंडिंग। 40 से ऊपर का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग सही थी, लिखना नहीं आया, या लिखा लेकिन हर सवाल में थोड़े थोड़े से नंबर गंवा दिए। जो पास हो रहे होते हैं वो 52-55 पे हो रहे होते हैं, कुछ 70-80 भी नहीं पास हो रहे होते। इवन ICAP मेरिट सर्टिफिकेट के अंदर जो क्राइटेरिया देता है वो कहता है कि उस सब्जेक्ट में कम से कम 70% हो, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि देयर इज अ सिचुएशन जिसमें आपने टॉप किया हो उस सब्जेक्ट में, लेकिन आपके अपने नंबर 70 से ऊपर ना हो, तो इसका मतलब है कि 70 से ऊपर तो बहुत तूफानी चीज है। तो जो पास हो रहे हैं वो 52, 53, 54, 55 पे पास हो रहे हैं, और जो फेल हो रहे हैं वो 45-46 पे, तो उसमें और पास होने वाले में 8-7 नंबर का फर्क है। और अगर पेपर में 22 पार्ट्स हैं तो समझे हर पार्ट में आधे नंबर से भी कम का फर्क है। सिर्फ ये छोटी छोटी सी चीजें मिस हो रही होती हैं। तो ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि इस वक्त हम रिवीजन क्लास में जल्दी जल्दी से आगे पढ़े, हम कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये उतनी ही जरूरी है।
बेस बनना बड़ा ज़रूरी है। अब जब आपको पास पेपर डिस्कशन की वीडियो मिलेगी तो मैंने उसमें बाकायदा डिस्कशन की होगी, टाइप 1 सवाल है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, उसमें लॉजिक पे बात हो रही होगी, सवाल के अल्फाज पे बात हो रही होगी। डन। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स, रजिस्टर बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पास पेपर के सवाल अक्सर लोग पढ़ के करते हैं, कुछ लिख के भी कर लेने चाहिए। हर चैप्टर के 3 सवाल हाथ से लिखे हुए हों तो अच्छी बात है। तीसरी अहम बात, ये पैटर्न ज़रूर फॉलो करना है। ये जो हम लोगों ने पैटर्न समझा है कि 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है, क्या है, इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल सकें। डन। ओरिएंटेशन के पोर्शन को ख़त्म करते हैं और लेक्चर के पोर्शन को शुरू करते हैं। मैंने हर दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस दौरान अगर आप सिंबॉलिक 5-10 मिनट की ब्रेक लेना चाहें तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप ब्रेक ना लेना चाहें तो मैं तो पढ़ाता चला जाऊँगा। हाँ जी, क्या कॉल है आपकी? चल लेते हैं। उन्होंने कहा सर आज अभी हमने उतना पढ़ा ही नहीं। चलें जी। कंपनी लॉ को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारे चंद बड़े चैप्टर्स में से है। जैसे मैंने कहा ना 4 बड़े, 4 में से भी छोड़े 3 बड़ों में से एक चैप्टर 1 है। मीटिंग का चैप्टर, डायरेक्टर का चैप्टर और इंट्रोडक्शन टू कंपनी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में ना एंड में थोड़ा सा इन्होंने जुल्म किया है। इन्होंने कंपनी की रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें शुरू में ही यहाँ पे डाल दी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो चैप्टर 2 में जाना चाहिए था। चैप्टर 2 जिसका थीम ही है कि मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, उसके साथ कनेक्ट होती थी वो वाली चीज़ें जो उन्होंने चैप्टर 1 में डाल दी हैं। अगर हमारे पास आज टाइम बचता है तो हम उन वाली चीज़ों को देखेंगे, अदरवाइज मैं एंड पे आपको शो कर दूंगा कि इस चैप्टर के एंड पे कुछ ऐसी चीज़ें आई कि आपने बताई हैं जो किसी और चैप्टर में होनी चाहिए थी। तो वो चैप्टर को नामों के साथ बता दूंगा, जब उस रेलेवेंट चैप्टर में जाएंगे तो उस वाले पॉइंट को हम उस तरह से समझ लेंगे इंशाल्लाह। कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 इदारों के कंपैरिजन से। सोल ट्रेडर किसे कहते हैं, पार्टनरशिप किसे कहते हैं और कंपनी किसे कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोल ट्रेडर एक अकेला बंदा जो कि सारा काम कर रहा है, पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो मिलजुल के परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर कंपनी। कंपनी क्या होती है? क्या होती है कंपनी? सुना सुना सा लफ्ज़ लग रहा है कंपनी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो पार्टनरशिप में नहीं होती ऐसी? नहीं, पार्टनरशिप ऐसा। कंपनी एक बड़ी फॉर्मल किस्म की पार्टनरशिप जिसमें ज़्यादा सारे लोग मिलजुल के बड़े फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक एक सेटअप चला रहे हैं। ये पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर से काफ़ी हवाले से डिफरेंट होती है। जब हम बात करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं तो हम इसको 3 कैटेगरीज में नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी जो पार्टनरशिप्स या सोल ट्रेडर्स में नहीं होती। जो सोल ट्रेडर है और जो पार्टनरशिप्स हैं वो सेपरेट पर्सन नहीं है। यानी कि मैं अगर मेरा एक बिजनेस है तो वो बिजनेस और मैं 2 अलग अलग एंटिटीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मेरी दुकान के पास से कोई गुजर रहा होगा और उसके सर पे मेरी दुकान से एक बम्बू गिर जाए और उसका सर फट जाए और वो कहे कि जी आब्दी साहब ने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं कहूँ आब्दी साहब नहीं, आब्दी साहब की दुकान ने की है। दुकान एक अलग चीज़ है और आब्दी साहब अलग चीज़ है। वो कहेंगे नहीं जी आब्दी साहब की ही दुकान है और आब्दी साहब की दुकान ने नुकसान किया है, यानी कि आब्दी साहब ने नुकसान किया है। पार्टनरशिप किसी का नुकसान कर दे और वो जाके पार्टनर्स को गिरबान से पकड़े तो वो ये नहीं कहेगा जॉब पार्टनरशिप से पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। लेकिन मेरे घर में अगर पीटीसीएल सही नहीं आ रहा तो मैं पीटीसीएल के किसी मेंबर को जाके नहीं पकड़ लूँगा, मैं पीटीसीएल को पकड़ूंगा। आप में से किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप मुझे नहीं पकड़ेंगे कि आईकेएप के मेंबर्स को पकड़ लेते हैं, इनका कसूर होगा सारा। तो आब्दी साहब को पकड़ लिया, सर आप इदारे के मेंबर हैं, आपने हमें फेल कर दिया। मैं कहूँगा जाओ आईकेएप को पकड़ो। आप कहेंगे सर मजाक करते हैं, आप सभी तो आईकेएप हैं। तो हम कहेंगे नहीं, आईकेएप एक इदारा है, आईकेएप एक अलग इंसान है, हम अलग इंसान हैं। तो कंपनियों में सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। कंपनी अलग लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी अपने एसेट्स खुद खरीदती है, कंपनी पर्सनली लायबल होती है अपनी इनकम वगैरह पे टैक्स देने के लिए। कंपनी खुद से एसेट खरीदती है, खुद से बेचती है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी का अपना एक लीगल शनाख्त है। कंपनी कानूनी एतबार से एक सेपरेट पर्सन है। इवन एक बंदा
मैं अगर अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना बिजनेस को रजिस्टर करा लूँ एक कंपनी और कंपनी के 100% शेयर खुद खरीद लूँ, मैं अपनी कंपनी से अपने आप को सैलरी दिलाऊंगा। कानून की नज़र में एक अलग इंसान ने एक अलग इंसान को पैसे दिए। टैक्स में इनएडमिसिबल एक्सपेंस में हम कहते थे ना, बिजनेस का ओनर खुद ही अगर कुछ निकाल ले तो वो एक्सपेंस नहीं है, बट कंपनी से अगर निकाल लेंगे तो वो जी वो एक लेजिटमेट एक्सपेंस हो जाएगा। आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। बात समझ आई? तो आप जब अपने आप को अलग काउंट करेंगे और कंपनी को अलग काउंट करेंगे तो ये सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बन जाएगी। देन लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? इंसान की लायबिलिटी उतनी ही है जितने वो मरने से पहले पहले पैसे दे सकता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। एक पार्टनरशिप ने 7 करोड़ का नुकसान कर दिया, वो आगे पहले पार्टनरशिप के बिजनेस को पकड़ेंगे, बिजनेस बेका 4 करोड़ निकला वहां से, फिर पार्टनर्स को पकड़ेंगे, वो अपने अपने घर बेचेंगे, जो करें जैसे करें, उनकी पर्सनल लायबिलिटी है, जितना नुकसान हुआ वहां तक, अनलेस कि वो दिवालिया हो जाए। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी लायबल होती है एक डेफिनेट अमाउंट तक। वो डेफिनेट अमाउंट नॉर्मली क्या होता है? उसका शेयर कैपिटल। नॉर्मली इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। तो कंपनी अनलिमिटेड नहीं, कंपनी लिमिटेड लायबल होती है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी के अपने अकाउंट से कंपनी का अपना पैसा है। मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 करोड़ है, मैंने 4 करोड़ से कंपनी शुरू की, कंपनी का कैपिटल है 4 करोड़ और मैं साइड पे हूँ, बिजनेस ने नुकसान कर दिया 7 करोड़ का, कंपनी को जाके पकड़ेंगे, कंपनी से 4 करोड़ रिकवर होगा, उसके बाद कंपनी फौत हो जाएगी, मुझे कोई आगे नहीं पकड़ेगा। क्या भाई बकाया आब्दी साहब आपने आपकी कंपनी थी, मैं कहूँगा कंपनी एक अलग इंसान थी, वो गंदी बातें की, उसने गंदी हरकत की, उसको सजा मिल गई, अच्छा है तुम लोगों ने उसे जो है ना बिल्कुल मार दिया, कत्ल कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही होना चाहिए था उस कंपनी के साथ। वो कहेंगे जी आप, मैं कहूँगा मेरा भी पैसा डूब गया, कंपनी ने गलत हरकत की थी ना, मेरा पैसा भी लेके डूब गई, अब मैं मेरे से क्या, अब जान लोगे क्या? मतलब मेरा पैसा ही डूब गया, अब मेरा तो निकला ही कुछ नहीं, और जो कंपनी मैंने पैदा की थी वो तुम लोगों ने जाके मार दी है, तो बस अब तो मतलब उसकी लाश पे जाके, उसकी मैयत पे जाके, उसको कब्र में जाके जो जो तुमने उसके साथ मजीद करना है कर लो, मेरा तो ऑलरेडी नुकसान हुआ हुआ, मेरा तो 4 करोड़ लेके डूब गई। कहेंगे तुम्हें अपनी फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र है, तो कहेंगे तुम्हारी कंपनी, मैं कहा सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, वो अलग इंसान थी, बहुत ही जालिम फजूल अदर इंसान थी। तो लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के अंदर आपकी लायबिलिटी उतनी ही है जितनी कंपनी की है, कंपनी के मेंबर्स पर्सनल लायबल नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में, सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं होता, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। डन। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं या 2-3 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे ही एक नया पार्टनर आएगा ना, पार्टनरशिप पिछली खत्म हो जाएगी, दोबारा से बनानी पड़ेगी। जैसे कोई पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, फिर से दोबारा करना पड़ेगा। कंपनियों में बड़ा मजे का मजाक चलता है, कंपनियां चलती रहती हैं, कंपनी के ओनर्स चेंज होते रहते हैं और कंपनी जिंदा रहती है। यानी कि पीटीसीएल में आज से 40 साल पहले कुछ और लोग मेंबर्स होंगे, अगर उस वक्त थी पीटीसीएल, आज कुछ और लोग मेंबर्स होंगे, और हो सकता है इनमें से कुछ लोग मर भी गए हों, हो सकता है कुछ ने अपने शेयर्स बेच दिए हों, ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने कंपनी शुरू की हो आज उनमें से एक भी मेंबर ना हो, लेकिन कंपनी चल रही है, कंपनी जिंदा रहती है, मेंबर्स बदलते रहते हैं। इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सक्सेशन कहते हैं विरासत को, परपेचुअल का मतलब ऑनगोइंग, यानी कंपनी वहीं खड़ी है, उसका एक मेंबर किसी और को शेयर बेच रहा है, नया बंदा आ गया, पुराना चला गया, उसने किसी और को बेचा, वो नया बंदा आ गया, पुराना चला गया, उसने आधे शेयर किसी और को बेचे, आधे किसी और को बेचे, वो 2 आ गए, ये चला गया, इसने कुछ अपने पास रखे, कुछ 2 और बंदों को वो कर दिए, वो भी आ गए। यानी कि अब एक कंपनी जिसका कभी मेंबर्स 50 होंगे, कभी 250 होंगे, कभी 15,000 होंगे, तो कभी 700 होंगे, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेंबर्स के आने जाने से, कंपनी अपने तौर पे चलती रहेगी, मेंबर्स अपना अपना हिस्सा एक दूसरे को बेच रहे हैं, तो इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लीगल पर्सन्स कंपनी में शेयर होते हैं इंसानों के, वो बेच सकते हैं, इवन एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर रख के उसको भी आगे बेच सकती है। तो सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी, ये 3 तरह के सेटअप हैं, और इनमें जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये 3 की डिफरेंसेस हैं। तो जो काम की स्लाइड है वही हमारी ये वाली है। एक स्टेप आगे चलते हैं, कंपनीज की टाइप्स। चैप्टर 1 हमें कंपनियों की बहुत सारी तरह से टाइप्स बता रहा है, वो लायबिलिटी के हिसाब से भी बताता है, वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी बताता है, वो शेयर होल्डिंग के हिसाब से भी बताता है, वो गवर्नमेंट और दूसरे सेक्टर के तौर पे भी बताता है। तो अलग अलग तरीके से बताइए, लेकिन सबसे पहले वो वर्ड कंपनी को डिफाइन करते हैं, कंपनी किसे कहते हैं।
तो कंपनी कहते हैं एक ऐसा सेटअप विच इज फॉर्म्ड अंडर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। अब आप कहेंगे दिस एक्ट क्या है? ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं ना, ये कंपनी एक्ट है। कंपनी लॉ के अंदर सिर्फ चैप्टर 6 सिक्योरिटीज एक्ट है और बाकी सारे चैप्टर कंपनीज एक्ट से आते हैं। जो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है उसके पीछे जो लॉ है वो सिक्योरिटीज एक्ट है। कहीं ऐसा ना हो पेपर में सवाल लिखा नजर आए, बताओ सिक्योरिटीज एक्ट के तहत इसका क्या जवाब है, तो आप कहें ओहो ये कहाँ से चीज़ आ गई, हमने तो कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है। तो प्रोस्पेक्टस के पीछे जो लॉ है वो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है और बाकी सारी किताब के पीछे जो लॉ है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। तो दिस एक्ट जब भी लिखा होगा ना आपकी किताब में, उसका मतलब होगा ये कंपनीज एक्ट 2017। तो कंपनी उसे कहेंगे जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई है और द कंपनी लॉ। अब ये कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ में उन्होंने नए पुराने सारे शामिल कर दिए। उन्होंने कहा वो पुराना रिपील कंपनीज एक्ट 1935 वाला, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 वाला, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 वाला और ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट, और ये वाला एक्ट भी शामिल है। लेकिन ये एक्ट तब शामिल है जब कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड ना करता हो। ये एक टेक्निकल सा जुमला है। ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। अगर कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक कुछ और कह रहा होगा तो फिर ये एक शामिल नहीं होगा, और अगर सियाको सबाक कुछ नहीं कह रहा तो ये एक भी। मतलब मैं चलते फिरते बातें करते करते मैं आपसे कहूँ कि भाई डिविडेंड के बारे में ना कंपनी लॉ ये कहता है, तो आप समझ जाइएगा कि कंपनी लॉ का मतलब है सारे लॉ। 1935 वाला पुराना रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, 2016 एंड ऑल्सो 2017। चूंकि मैंने बोला है कंपनी लॉ ये कहता है और मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बयान किया। और अगर मैं कहूं आज से पुराने कंपनी लॉ, मौजूदा से पिछले सारे कंपनी लॉ, तो अब मेरा जुमला ये बताना चाह रहा है कि मैं मौजूदा को इस वक्त साइड पे करके पिछले कंपनी लॉ बोल रहा हूं, तो फिर कंपनीज एक्ट 2017 इसमें शामिल नहीं होगा। तो कंपनी लॉ का मतलब हमेशा ये चारों लॉ होंगे अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। तो अभी देखिए तीन ने वो कर दिए, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और नहीं कह रहा तो उसमें ये वाला लॉ भी शामिल होगा। डन। देन हम आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन की तरफ। यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं जी, नहीं 2016 ये कंपनी ऑर्डिनेंस होता था। जो दिस एक्ट जैसे हम कह रहे हैं ना वो 17 है। ऑर्डिनेंस 2016 में आया था। इसहाक डार भाई ने एक कोशिश की थी कि सदर से कैग ला के और ले आए, लेकिन ये 120 दिन में पार्लियामेंट ने ओके नहीं किया था। फिर पार्लियामेंट ने जब ओके नहीं किया, पार्लियामेंट को अपना कानून बनाना पड़ा। जब अपना कानून बनाया तो मीनवाइल वो जो 120 दिन गुजरे उसमें 2017 आ गया। तो फिर 2017 में उसने कंपनीज एक्ट ने आके इसको रिप्लेस कर दिया था। तो 31 मई 2017 को कंपनीज एक्ट आया था पाकिस्तान में, और उसने 2016 का वो जो ऑर्डिनेंस था जो पीछे बना था उसको ख़त्म कर दिया था। तो 4 लॉज हैं कंपनी लॉ के अंदर। 1935 का रिपील कंपनीज एक्ट, 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस, 2016 का कंपनीज ऑर्डिनेंस और 2017 का कंपनीज एक्ट। पिछला भी एक्ट है, मौजूदा भी एक्ट है, दरमियान में 2 ऑर्डिनेंस थे, 84 वाला और 16 वाला। बेचारा थोड़ी सी देर के लिए आया था 16 वाला ऑर्डिनेंस। तो 16 में ऑर्डिनेंस मौजूद था और कंपनी लॉ की डेफिनेशन में वो 16 वाला ऑर्डिनेंस भी है और 17 जो है वो एक्ट है। डन। देन अब ये तो किताब ने बता दिया, मैंने खुद से बंद किया, ये तो किताब ने हमें बता दिया कि कंपनी कैसे कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी जगह इन्होंने सारी कंपनियों को मुखातिब करना है। फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा हो कंपनी को चाहिए कि वो टैक्स दे। अब बैंकिंग कंपनी बैठ के ना हंस रही हो, क्यों? लिखा हुआ क्या है? कंपनी को चाहिए कि वो टैक्स दें। और कंपनी बाय डेफिनेशन किसे कहते हैं? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है चीज़। अब बैंक तो कंपनी लॉ में नहीं आया, बैंक तो बैंकिंग कंपनी 1962 में आया। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में होती है। मुदारबा फ्लोटेशन कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 में होता है। तो ये तो कंपनियां ही नहीं, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने कह दिया कंपनी वो है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। तो अब लॉ को अगर भारी वर्ड इस्तेमाल करना हो, बड़ा वर्ड इस्तेमाल करना हो, उसने कहना हो सारी कंपनियां, तो वो बड़ा वर्ड इस्तेमाल करेगी विच इज बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन का मतलब है सारी तरह की कंपनियां। 3 तरह की कंपनियां इसमें आती हैं। कंपनी लॉ वाली सारी कंपनियां, कंपनी लॉ के अलावा किसी और कानून की पाकिस्तान में कंपनी, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, मुदारबा। तीसरा मुल्क से बाहर की कंपनियां, सब की सब आएंगी बॉडी कॉर्पोरेट में। क्या इंक्लूड करेंगे? कंपनी लॉ वाली कंपनी, कंपनी लॉ वाली कंपनी, किसी और लॉ में, किसी और रेलेवेंट स्टैच्यू में किसी को अगर कंपनी डिक्लेयर किया हो वो, और कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पार्क, ये 3 इसमें शामिल है।
और 2 इसमें शामिल नहीं है। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई हो, और ऐसा इदारा जिसको गवर्नमेंट का मिनिस्टर डिक्लेयर कर दे कि नहीं भाई इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, कल को वो कह दे इंश्योरेंस खबरदार बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे उसे। तो 3 चीजें इसमें ऐड होंगी, कंपनी लॉ वाली कंपनियां, मुल्क से बाहर की कंपनियां, पाकिस्तान में किसी और कानून वाली कंपनियां, और 2 चीजें माइनस होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इमदाद बहमी के लिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 होती है उसमें रजिस्टर हुए होते हैं, या वो जिसको मिनिस्टर कह दे कि इसको नहीं कहना बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब भी इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, आपने कहना है कि 3 चीजें इसमें ऐड होती हैं और 2 चीजें इसमें से माइनस हो जाती हैं। डन जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ना अपना एक कानून है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मकसद है वो कंपनी वाला नहीं है। कंपनी लॉ बिजनेसेस के लिए बना है, कमर्शियल बिजनेसेस के लिए। कंपनी लॉ ने सिर्फ एक गुंजाइश निकाली है, सेक्शन 42 एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जहां पे वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को फैसिलिटेट करते हैं। अदरवाइज नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा हमारी डोमेन में नहीं आता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटियां ये बनी हुई होती हैं इमदाद बहमी के लिए। मतलब अगर एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो क्या करेगी, अपने ही इलाके के 500 घरों से पैसे कलेक्ट करेगी, वहीं की सफाई करवा देगी, उनको पार्क्स वगैरह मेंटेन कर देगी, सड़कें मैनेज कर देगी, सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो एक सोसाइटी है जो अपने आप को इमदाद बहमी पे लेके चल रहा है। तो इस तरह से डन। जब ये बात चली रही होती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तो फिर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आ जाती है। कोई भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेटेड जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो और पाकिस्तान में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस हो या लाइजॉन ऑफिस हो, या वो खुद मौजूद हो या कहीं कोई ऐसा ऑफिस हो जो कि कोऑर्डिनेशन वगैरह करता हो, एक रीजनल ऑफिस है जहां से लोग रजिस्टर होते हो और बाहर की कंपनी की चीज़ों में डील करते हो। तो कोई फ्रेंचाइज हो, किसी किस्म का कोई एडमिशन ऑफिस हो, किसी मालूमात का ऑफिस है, कोई भी लाइजॉन ऑफिस है पाकिस्तान में, चाहे वो खुद करे चाहे एजेंट के थ्रू करे, चाहे वो फिजिकली करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जगह हो, एक बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग में आप जाएं और वहाँ से आप ऑनलाइन वाशिंगटन में मौजूद किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो वाली फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। उन्होंने कहा या तो ये हो या जो हम बता देंगे। कंपनीज एक्ट में जुमला अक्सर नजर आएगा एज मे बी स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि जब एससीसीपी कुछ भी चाहे इन रूल्स में ऐड कर सकता है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुई थी कंपनीज एक्ट जब आया था, गवर्नमेंट ने एससीसीपी को इख्तियार दिया था कि तुम कानून बनाओ, और एससीसीपी बड़ा तड़पता था। 1984 के बाद से इतने मसले थे, बार बार गवर्नमेंट से कहता था, वो लोग कानून साजी के लिए इकट्ठे नहीं होते थे। तो अब जब इनको इख्तियार मिला कि आप सजेस्ट करो कि क्या वर्डिंग होनी चाहिए, तो जगह जगह उन्होंने लिख दिया एज मे बी स्पेसिफाइड, और इसको डिफाइन कर दिया। स्पेसिफाइड का मतलब है जो एससीसीपी कह दे। तो अब क्या होता है, वो रेगुलेशन ला के और वो वाली चीज़ डिफाइन कर देते हैं। तो एक दो छोटी छोटी सी रेगुलेशन हमारे सिलेबस का थोड़ा सा ऐसा है, जहाँ पे हम आएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डिविडेंड वगैरह, तो वहाँ हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे। डन। सेम है, यानी कि इनको लगा कि जब बॉडी कॉर्पोरेट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर बच्चा जब वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान को देख रहा है, तो फिर उसमें वो पूछेगा कि ये क्या है। तो मुल्क से बाहर की वो इनकॉर्पोरेट हुई हुई कंपनी जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है। ताल्लुक इसका है, एक कुस्तुनतुनिया में कंपनी रजिस्टर हुई और कुस्तुनतुनिया में होटल चला रही है, तो फिर हमें पाकिस्तान में तो हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट, हमें वो अब वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल है क्योंकि वो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन वो फॉरेन कंपनी नहीं है। जब अगर लॉ में लिखा हो ना तमाम फॉरेन कंपनियां ये करेंगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि कुस्तुनतुनिया की कंपनी भी वाजिब हो गया। हाँ, अगर कुस्तुनतुनिया की कंपनी पाकिस्तान में एक ब्रांच ऑफिस बना के बैठी हुई है, तो पाकिस्तान में उसके ऊपर ये रूल वाजिब हो जाएगा। इसमें कंपनीज एक्ट में एक पोर्शन है, पूरा 10-12 सेक्शन है, कंपनी स्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान, वो इन सब के रूल्स बताते हैं। तो इंशाल्लाह आप जब फाइनल में आएंगे तो वहाँ तो फिर आप 34-35 लॉज वाला पेपर पढ़ ही रहे होंगे इंशाल्लाह। क्लियर? तो सबसे पहले तो उन्होंने कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया। अब कंपनियों की टाइप्स अगर हम बात करें तो बाय लायबिलिटी कंपनियों की 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? वो जो जिसको हम टिपिकली कंपनी मानते हैं कि कंपनी है जिसमें फर्ज करें 4 करोड़ का कैपिटल है, और जब ये कंपनी डूबेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा? 4 करोड़ का। मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस 4 करोड़ में से 1 करोड़ मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जब कंपनी डूबेगी तो मेरा 1 करोड़ भी डूब जाएगा। तो मेरी जो लायबिलिटी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है जितने मैंने पैसे दिए हुए। अब अगर 1 करोड़
मैंने देने थे और मैंने कोई उधार कर लिया, पुराने ज़माने में उधार का कॉन्सेप्ट होता था 1984 से, मैं 70 लाख दिया और 30 लाख उधार कर लिया, अब कंपनी डूबेगी तो 70 लाख मेरा उधर डूबेगा और मैं पर्सनली लायबल होऊंगा 30 लाख इजाफी देने के, जो कि अनपेड अमाउंट थी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। जो उनके पास अनपेड शेयर्स होते हैं वो वहां तक लायबल, उससे ज्यादा के लायबल नहीं है। और अगर फुली पेड अप कंपनी हो, अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका 4 करोड़ का कैपिटल है, उसके पास सारे पैसे आ गए हैं, तो उसका कोई भी मेंबर कोई लायबिलिटी नहीं रखता, जीरो लायबिलिटी है मेंबर की। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर में होती ही तब है जब उन्होंने कोई अनपेड अमाउंट रखी हुई हो, वरना हमेशा कंपनी लायबल होती है। गारंटी लिमिटेड कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, मेंबर्स एक गारंटी अमाउंट अंडरटेक कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर कंपनी डूबी तो हम इतने पैसे देंगे, अगर डूबी तो हम इतने पैसे देंगे। इसका मतलब है कि वो अभी पैसे नहीं दे रहे। शेयर कैपिटल में क्या था, पहले दिन पैसे देके शेयर ले लिए थे, पैसे पहले दिन कंपनी के पास आ गए, जब डूबेगी वहीं से कंपनी के पैसे साफ हो जाएंगे, इनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन गारंटी लिमिटेड में अगर कंपनी डूब रही होगी और उसके एसेट्स पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, इनको बुलाएंगे, इनसे कहेंगे जी असासे पूरे नहीं हो रहा, अब आप कंट्रीब्यूट करें। तो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स अमाउंट गारंटी और टू कंट्रीब्यूट इन इवेंट्स, कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो फिर इनका शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर शेयर कैपिटल भी हुआ तो डबल लायबिलिटी है, वो वाली लायबिलिटी भी, अनपेड वाली भी और गारंटी की अमाउंट भी। डन। तीसरा इसमें मजेदार सा सिनेरियो होता है अनलिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और यहाँ पे एक अहम सवाल उठता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों? जवाब ये है कि लॉ ने मजबूर किया है। अगर लॉ खास सेक्टर में कह देता है कि यहाँ कंपनी ऑपरेट ही तब करेगी जब उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो फिर वो कंपनी जब अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी तभी ऑपरेट करेगी। इसका मतलब है कि अपनी खुशी से अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाएगा, लॉ जिसको मजबूर करेगा वो अनलिमिटेड कंपनी बनाएगा। वरना अनलिमिटेड कंपनी बनानी है तो फिर पार्टनरशिप में क्या बुराई है, ये पार्टनरशिप की तरह से ही होती है, बस सिर्फ ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और ये सारी रेगुलर कंपनियों वाले सारे फीचर्स हैं, बस इसका एक फीचर इससे छीन लिया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला। इसके मेंबर्स और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी रखती है। नहीं अभी 4 करोड़ से चल रही है और डूब गई तो पहले 4 करोड़ डूबेगा, कंपनी बंद होगी, फिर कंपनी के मेंबर्स को पकड़ेंगे और वो पार्टनरशिप के मेंबर्स की तरह लायबल होंगे। डन। इसकी एग्जांपल गोल्ड माइन इंटरनेशनल, इन्होंने कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में गोल्ड माइन इंटरनेशनल एक कंपनी है जो कि वो कर रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रही थी कि इतने पकड़ो, इतने आगे मेंबर्स बनाओ, उनको ऐसे करो, इस तरह से करो। तो इन्होंने उनको कह दिया कि आप बड़ा खतरनाक किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, आपको अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना है। आपकी यूटिलिटी कंपनी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर से आती हैं उनको गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप आएंगे तो आपको अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना है। चूंकि ऐसी कंपनी जो नुकसान करे तो बहुत बड़े लेवल का नुकसान कर सकती है। मैं क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी पाकिस्तान में सोना निकालने का काम कर रही हो तो उसकी लायबिलिटी कितनी को लिमिटेड रखेंगे? 25 करोड़, 1 अरब, 2 अरब का भी अगर कैपिटल होगा ना तो वो इतना बड़े अमाउंट पे सोना लेके जा सकते हैं कि मैं क्लास में कैलकुलेशन कराता हूँ कि अगर एक ट्रक में सोना भर के लेके जाया जाए तो कितना होगा, तो हम उसकी जब मैथ करते हैं तो 150 अरब निकलता है एक ट्रक में जो सोना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कंपनी इतने सेंसिटिव बिजनेस में है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट की गड़बड़ें हो सकती हैं, तो फिर गवर्नमेंट उस कंपनी को डराने के लिए कहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी, वरना लिमिटेड लायबिलिटी होगी, चोरी करेंगे, हम कहेंगे जी जुल्म हो गया, वो कहेंगे हाँ वाकई बड़ी घटिया कंपनी है, उसको बंद कर दो। कंपनी को बंद करेंगे, उसे 4 छितर मारेंगे और जितना उसका 4 करोड़ का शेयर कैपिटल है वो उससे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट मजबूर कर देती है कुछ सेक्टर में कि आप अनलिमिटेड बन जाए। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। बाय पब्लिक एंट्री कंपनी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो जिसमें जब मर्जी जो मर्जी एंटर हो जाए, प्राइवेट वो कंपनी जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन हो। 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसके मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं हो सकते, इसके मेंबर्स अपने शेयर आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ये जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। यानी दोस्तों ने कंपनी बनानी है, एक फैमिली ने कंपनी बनानी है, चंद लोगों ने मिलजुल के कंपनी बनानी है, सबसे ईजीएस्ट वे है कि एक प्राइवेट कंपनी बनाएं जो कि छोटे सेटअप के साथ हो, कम लोगों, शेयर कैपिटल भाई चाहे 15 अरब का हो, कोई मसला नहीं, बट ये जो आपस में मिलकर कंपनी बना रहे हैं ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिसमें बाहर के लोग नहीं आ सकते। एक फैमिली के 6-7 मेंबर्स हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग आए। अगर फैमिली का मेंबर चाहे भी कि अपने शेयर किसी बाहर वाले को बेच दे तो बेच ना सके। ऐसी कंपनी जिसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, जिसके मेंबर्स अपने शेयर इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और जो जनरल पब्लिक को बुला के ये नहीं कह सकती और हमारे शेयर्स खरीद लो, ऐसी कंपनी को कहते हैं हम प्राइवेट कंपनी।
पब्लिक किसे कहते हैं? जो प्राइवेट नहीं होती, जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक। इसका मतलब है जिसमें ये शर्तें नहीं होती वो पब्लिक बन जाती है। पब्लिक का मतलब ये हुआ कि जब मर्जी जो मर्जी आ सकता होगा, जब मर्जी शेयर ट्रांसफर हो सकते होंगे, जब मर्जी हम लोगों को बुला सकते होंगे, और मेंबर्स 50 से जितना मर्जी ऊपर जाए, हमें कोई मसला नहीं। डन। पब्लिक कंपनी के अंदर लिस्टेड और अनलिस्टेड ये दो मेन कैटेगरीज होती हैं। लिस्टेड वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर ट्रेड हो सकते हैं, और अनलिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी की एक स्पेशल फॉर्म सिंगल मेंबर कंपनी भी है। 100% ऑफ द शेयर एक ही कंपनी के पास, एक ही बंदे के पास होते हैं। आप एक कंपनी बनाते हैं प्राइवेट और उसके 100% शेयर्स खुद रख लेते हैं, तो वो एक एसएमसी बन जाती है, सिंगल मेंबर कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की एक यूनिक फॉर्म है जिसमें एक ही बंदा पूरी की पूरी कंपनी का 100% मालिक बन जाता है। बाय virtue of liability, company limited पब्लिक में या प्राइवेट में? नहीं, असल में मैं इसीलिए आपसे पूछा कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, किस कंपनी में आप पूछना चाह रहे हैं? प्राइवेट में पूछना चाह रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में नया मेंबर आ नहीं सकता जब तक सारे राजी ना हो। फिर एक बंदा कहता है कि यार फलाना फैमिली मेंबर को एंटर कर लें, जब सारे मेंबर्स एग्री करेंगे तो फिर उसको शेयर्स दिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जनरल पब्लिक के पास नहीं गए, आपने प्राइवेटली किसी को कर दिया। इवन इन पब्लिक कंपनी दिस कैन हैपन कि एक बंदा आके कहता है यार छोड़ो राइट इशू क्या कर रहे हो, मैं सारा शेयर ले लेता हूँ, मुझे दे दो। सेक्शन 83 कहता है कंपनीज एक्ट का हमारे सिलेबस में नहीं है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एससीसीपी की परमिशन लेके किसी एक बंदे को अपने राइट इशू के बजाय सारा का सारा माल दे सकते हैं। ये प्राइवेट प्लेसमेंट है पब्लिक में। प्राइवेट में तो सारे मेंबर्स को एग्री करना जरूरी होगा। पब्लिक में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली तो आप, क्योंकि प्रीएम्प्टिव राइट होता है। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका राइट सबसे पहले है, तो उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के हम किसी और बंदे को भी खामोशी से शेयर दे सकते हैं, बजाय इसके कि ढंडोरा पीटें, अखबार में इश्तिहार दें, लोगों से क्या हो प्रोस्पेक्टस खरीदो, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाती है। प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में इस तरह की कुछ मजे की बातें और भी होंगी इंशाल्लाह। हम बात कर रहे थे होल्डिंग और सब्सिडरी। ये एक स्टेटस है, होल्डिंग और सब्सिडरी। इंसानों में रिश्तेदारियां होती हैं, कंपनियां जाहिर है इनमें वो ऐसा नहीं होता कि ये वालिदैन हैं, ये औलाद। तो यहाँ पे एक होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आता है कि होल्डिंग एक मालिक कंपनी या पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी उसकी औलाद या चाइल्ड या सब्सिडरी कंपनी। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने अंडर लेके आना चाहती है तो जो अंडर आई है वो सब्सिडरी बन जाएगी, और जो लेके आई है जिसने उसे होल्ड किया है वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी को होल्डिंग 3 तरीके से बना सकती है सब्सिडरी। एक तरीका, मैंने भी सबसे फीका वाला ही मार्कर उठा लिया, पता नहीं इस कमरे में इससे पहले कोई क्लास हुई भी है या नहीं हुई है शायद। हम इस वक्त जो है ना वो अगले सेशन की वर्किंग कर रहे हैं। अभी कैंपस बेचारा जो है ना ज़ेरे तामीर है। आपको आवाज़ चलते हुए अभी देखें टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है, चलते हुए भी आपको फट्टों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में, अभी ज़रा 1.25 महीने हैं तसल्ली से कैंपस के ऊपर बहुत सारे काम होने हैं। तो इस वक्त हम हंगामी हालात में जो जाते जाते सेशन में एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार मुझे एक अच्छा मार्कर मिल गया, लेकिन बड़ी देर लगा दी इसने। कोई कंपनी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कब बना सकती है? अगर मोर देन 50% शेयर्स खरीद ले वो उस कंपनी के, आधे से ज़्यादा शेयर इस कंपनी के अगर वो खरीद लेना, डायरेक्टली खरीदे या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में उसकी अगर कोई और सब्सिडरी कंपनीज है वो उनके थ्रू भी खरीद सकती है। या तो ये ऑप्शन, या ये कंपनी के पास इस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर आ जाए। ये कंपनी इस कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट कर सकती हो तो ये वाली कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने इसको लोन दिया है, इन्होंने कहा जी लोन की शराइत क्या है, उन्होंने कहा जी हमारे 3 बंदे आपके डायरेक्टर्स बैठेंगे, 2 इनके पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो 5 में से 3 किसके हैं? उस कंपनी के। तो जिस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, मर्जी किसकी चलेगी? तो वो होल्डिंग बन जाएगी। तो या तो आधे ज़्यादा शेयर्स खरीद लें, या दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर लें, या तीसरा रूल है सब्सिडरी
ऑफ सब्सिडरी। आप इस कंपनी को सब्सिडरी नहीं बना पा रहे, आप किसी ऐसी कंपनी को सब्सिडरी बना लें जिसकी ये कंपनी सब्सिडरी है, तो आपकी सब्सिडरी की आगे से जो सब्सिडरी है वो ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो ये 3 रूल्स हैं, याद रहेगा। ये 50% शेयर होल्डिंग वाला बड़ा मजे का रूल है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से होता है। फॉर एग्जांपल 30% शेयर्स आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी ने 25% इन्वेस्ट किया हुआ उस कंपनी में, तो 30% डायरेक्टली आपके पास है और 25% अपने इस सब्सिडरी के थ्रू है, तो भी वो आपकी कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी। आई के अपने रीसेंट पेपर में इसके ऊपर एक बड़ा मजेदार सा पजल बनाया था कि 5-6 कंपनियां थी, उनकी 5-6 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट थी और वो कहा कि बताओ इनमें से कौन कौन होल्डिंग सब्सिडरी है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर रूल को हमने ध्यान से देखना था। ये बात समझ आई? किताब से पूछते हैं। किताब ये कहती है कि होल्डिंग कंपनी, बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस डेफिनेशन को तो उठा के कचरे में फेंक दे, कुछ नहीं बताया उन्होंने कहा एक कंपनी होल्डिंग हो ही सब, किसी वालिद को तभी वालिद कहा जाएगा जब एक औलाद है जिसको औलाद कहा जा सके, जिसका वो वालिद हो। तो ये होल्डिंग कंपनी तो यूं डिफाइन किया, तो इसका मतलब हम औलाद को डिफाइन कर लें तो वालिद खुद ही डिफाइन हो जाएगा। तो सब्सिडरी उन्होंने कहा है कि एक ऐसी कंपनी जो आपकी कंपोजिशन को कंट्रोल करती हो, मतलब जिसकी कंपोजिशन का आप कंट्रोल करते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड की जो मेंबर्स की तादाद है वो, या आधे से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटी इटसेल्फ या थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी अगर आपके पास मौजूद हो, तो फिर वो कंपनी आपकी बन जाएगी सब्सिडरी। इसमें सब्सिडरी भी हमारी वो है और कंपोजिशन कंट्रोल होती है जब आपके पास मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए। होल्डिंग सब्सिडरी जब हमें समझ आती है तो फिर हमें पब्लिक सेक्टर कंपनी भी समझ आ जाती है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर में फर्क है। टैक्स में आप पब्लिक समझते हैं गवर्नमेंट को, बट पब्लिक कंपनी वो है जिसमें जनरल पब्लिक आ सकती है और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी को कहते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर आपको पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन तकलीफ देती हो ना, तो आपने होल्डिंग सब्सिडरी को ध्यान में रखना है। अगर ये एक कंपनी है और ये गवर्नमेंट है तो ये वाली कंपनी खुद ब खुद पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। ऐसी कंपनी जिसके आधे से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी जिसके डायरेक्टर्स का मेन ही वो कंट्रोल करते हो, या गवर्नमेंट के अंदर एक इदारा आता हो और उसके अंदर ये वाली कंपनी आती हो, तो ये बड़ा आसान सा टोटका है। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन इसे पढ़ते हैं। अ कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बेनिफिशियली ओन्ड ऑफ लेस देन 51%, कम से कम 51%। गवर्नमेंट ने मोर देन 50% को कंक्रीट कर दिया, उसने कहा 51%। 51% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास जिस कंपनी के हो वो पब्लिक सेक्टर बन जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट के पास हो, हेल्ड बाय गवर्नमेंट या एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच या जिसके हवाले से गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी आप अपॉइंट कर सकते हो, या मोर देन 50 यानी कि यहाँ 51% कह दिया, वो आपके पास हो, आपके किसी एजेंट के पास हो, आपकी किसी अथॉरिटी के पास हो, आपकी किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास हो। अचानक से उन्हें याद आया कि जो SECP ने स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे कुछ डायरेक्टर बैठाए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि लोग स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक सेक्टर कंपनी समझ बैठे। उन्होंने कहा नहीं, अगर स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह के किसी इदारे पे SECP ने कुछ डायरेक्टर नॉमिनेट किए हैं तो खबरदार, ये डेफिनेशन उसके लिए नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। डन? हाँ एग्जैक्टली, यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास 50.7% शेयर्स अगर एक कंपनी की हैं तो सॉरी, वो पब्लिक सेक्टर नहीं है। लेकिन इस कंपनी के पास 50.00001% भी आ गए तो ये होल्डिंग बन जाएगी और ये सब्सिडरी बन जाएगी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 50, 50.0001 को भी कहते हैं, बट इन पब्लिक सेक्टर कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट लेस देन 51%, कम से कम 51%। असल में मोर देन 50% जब बात करते हैं ना तो फिर इस तरह की खिचड़ियाँ शुरू हो जाती हैं कि 0.00 इतना और फलाना। फिर क्या होता है, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम देते हैं, उससे अचानक से थोड़े बहुत शेयर ऊपर नीचे होने से परसेंटेज डाइल्यूट हो जाती है। तो उन्होंने उसको सेफ रखने के लिए कह दिया है कि जी गवर्नमेंट वो है जिसमें 51%,
तो मोर देन 50% को उन्होंने सेफ साइड पे आके 51% पे डिफाइन कर दिया। अब 1% के अंदर हल्के फुल्का छोटे मोटे शेयर इशू होंगे, छोटे मोटे इस तरह की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े अरसे से एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम पे काम करती आ रही है। तो गवर्नमेंट की ज़्यादातर कंपनियों में उन कंपनियों के अपने शेयर्स उन एम्प्लॉयज़ के पास होते हैं। तो उन्होंने 1% का क्वेश्चन रखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के पास शेयर डाइल्यूट होके 50.2 पे आ जाएं और वो फिर, हाँ, तो वो इसलिए उन्होंने 51% का मार्जिन रखा है कि 51% आपके पास हो तो भी आप जो है वो चल जाएंगे। वो 1% का क्वेश्चन रख दिया उन्होंने। तो 51% से नीचे है तो आप उसे पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कह सकते। डन। कंपनियों की 15,000 तरह की हमने डेफिनेशंस देख ली। अब मजीद किसी कंपनी की डेफिनेशन आज मजीद हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम अथॉरिटीज़ पे बात करेंगे और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। दो अथॉरिटीज़ हैं जो हमें कंपनी लॉ में जगह जगह नजर आएंगी। ये काम एसईसीपी के पास चला जाएगा, ये काम रजिस्ट्रार। एसईसीपी कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, 1999 में बना। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी होती थी, उसको रिप्लेस किया। इसका एक ऑफिस, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और इसके 8 जोनल ऑफिस हैं जो 8 अलग शहरों में। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको वो शहर पता होने चाहिए। तो अगर वो शहर आपको भूल रहे हो तो मैं उसके एक टोटका बताता हूँ कि पीएसएल की 8 टीम्स के साथ आपने फैसलाबाद और सक्खर ऐड कर लेना है। पीएसएल के जो 6 शहर है वो और फैसलाबाद और सक्खर ऐड कर दिया, आपके 8 शहर पूरे हो जाएंगे। तो बस 2 ये रट्टा मारने हैं। हाँ, लेकिन मुल्तान के साथ सुल्तान नहीं लिखना पेपर में, ठीक है, या कलंदर नहीं लिखना आपने, लाहौर। तो पीएसएल की 6 टीम्स के बाद दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रोविंशियल कैपिटल्स की बात करते हैं। 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स, 4 प्रोविंस के कैपिटल, एक फिर इस्लामाबाद जो कि मुल्क का कैपिटल है। तो इसका मतलब इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस भी है और हेड ऑफिस भी है। एसईसीपी क्या करता है जी? रेगुलेट करता है कंपनियों के अफेयर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज के अफेयर्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। एसईसीपी के अंदर बहुत कुछ आता है, लेकिन इस वक्त हमें वो नहीं चाहिए, हम सिर्फ कंपनी लॉ को देख रहे हैं। लॉ ने एसईसीपी को बहुत सारी पावर दी हैं। कंपनीज एक्ट के अलावा एसईसीपी के अपने एक्ट ने भी एसईसीपी को काफी सारी पावर्स दी हैं। हमारे इसलिए बस इंट्रोडक्शन एसईसीपी और रजिस्ट्रार का। जी, 2 ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस और एक रीजनल ऑफिस। तो पेपर में अगर सवाल आए कि बताएं एसईसीपी के कितने जोनल ऑफिस हैं, तो 8 हैं। अगर सवाल आए कि एसईसीपी के ऑफिस कितने हैं, तो 9। तो ये एक चालाकी हो सकती है जो वो छेड़े। देन दूसरा रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट का वो ऑफिसर जो चीज़ों को डील करता है। एसईसीपी एक अथॉरिटी है, जैसे एफबीआर अथॉरिटी है, लेकिन उसमें जो चेयरमैन होगा, जो कमिश्नर होगा, वो ऑफिसर्स होंगे। तो एसईसीपी एक अथॉरिटी है और एसईसीपी के जो ऑफिसर्स हैं वो हैं रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार में इन्होंने जुम्मा बाजार लगा दिया रजिस्ट्रार के अंदर कि कौन कौन रजिस्ट्रार होगा। रजिस्ट्रार मीन रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय एसईसीपी। वो थक भी गए तो उसके बाद भी बाज नहीं है, उन्होंने कहा उसके अलावा भी जिसको हम कह देंगे रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार होगा। तो इसमें मेन रजिस्ट्रार के साथ एक एडिशनल, फिर जॉइंट और फिर इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं और 2 छोटे डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो ये 6 रजिस्ट्रार इसमें लिखे हैं। बाय डेफिनेशन आपको 6 के 6 याद करने पड़ेंगे। क्या काम करता है? कंपनी की रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है। कंपनियां सालाना बेसिस पे उसको फाइलिंग करती हैं। कुछ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की बातें मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दी है कि ये फर्दर चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑफिसर्स को बुला सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कंपनियों के राब्ते देख सकते हैं, कंपनियों के रिकॉर्ड देख सकते हैं। यानी इनके पास कंपनियों को रेगुलेट करने की पावर है। कंपनियों, समझें रजिस्ट्रार एक डेटाबेस ऑफिसर है जिसपे कंपनी में साल भर क्या हुआ, सालाना रिटर्न्स इसको जाएंगी, नोटिस इसको जाएंगे, अकाउंट्स इसको जाएंगे। यानी रजिस्ट्रार पूरे पाकिस्तान की कंपनियों के सारे रिकॉर्ड, सारे डेटाबेस एक जगह पे रख रहा है। डन। देन हमारा टॉपिक आता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इस चैप्टर में आईकैप को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है। आईकैप को इस चैप्टर में 3 चीजें बहुत पसंद है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, होल्डिंग सब्सिडरी की रट्टे वाली डेफिनेशन भी और लॉजिकल डिस्कशन भी, और तीसरा प्राइवेट पब्लिक कंपनी के जो 3 फर्क हैं। तो इस चैप्टर में इन 3 चीज़ों को हाईलाइट करना है। बड़ा चैप्टर, अक्सर लोग परेशान होकर इसको छोड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं। छोड़ना नहीं है, आपने तैयार करना है। हाँ, तैयारी अगर हल्की करनी है तो 3 चीज़ों को बहुत अच्छा फोकस कर लेना है। याद रहेगा, प्राइवेट पब्लिक की शर्तें, नॉट फॉर प्रॉफिट वाला टॉपिक और इसी तरह से होल्डिंग सब्सिडी वाली डिस्कशन। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा इदारा जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाएं और वो कंपनी लॉ का फायदा भी लेना चाहते हैं, भाई मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाऊं, मैं किसी से चंदा मांगने जाऊँ, क्या इदारा है, मैं कहूँगा जी वो आबदी मदद फाउंडेशन, तो वो कहेंगे ये तो क्या, कहाँ रजिस्टर है, मैं कहूँगा जी वो मैंने इसका वो बनाया हुआ है, मंशूर बनाया, वो कहेंगे मंशूर बनाया हुआ है, कौन इसको देखता है।
कौन सी अथॉरिटी देखती है? मैं कहूँ जी अथॉरिटी तो कोई नहीं है, बस वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का एक कानून था, मैंने उसके तहत रजिस्टर कराया है, तो मुझे डोनेशन नहीं मिलनी। अब मैं कहूँगा कंपनी लॉ में रजिस्टर है, SECP इसको देखता है, रजिस्ट्रार के अंडर रजिस्टर हुआ है, तो वो सारे कहेंगे हाँ भाई ठीक है, ये तो एक रेकग्नाइज इदारा है। तो अक्सर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे चाहते हैं कि वो रजिस्टर हो कंपनी के तौर पर, उससे उनको काफ़ी बड़ा एज मिल जाता है। फिर लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। मैं नेक काम करने बैठा हूँ और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कल को कोई नुकसान हो गया तो मैं तो सोचूंगा ये तो सवाब गले पड़ गया। तो नॉट फॉर प्रॉफिट जो इदारा है आप उसको लेके चल रहे होते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहे, और आप लिमिटेड का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? बिजनेस लगेगा। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पाँव में तकलीफ हो रही है और आपको हॉस्पिटल जाना है, सामने 2 हॉस्पिटल हैं, एक का नाम है शकील हॉस्पिटल और एक का नाम है शकील हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, और जेब में पैसे थोड़े हैं, कौन सा हॉस्पिटल में जाएंगे? मैंने अपने इस जुमले में कब बताया कि इनमें से महंगा कौन सा है? अब समझ आया कि लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड, इस तरह के वर्ड जो है वो तकलीफ देते हैं लोगों को, और फिर लोग इस वजह से उस तरफ नहीं जा रहे होते। तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी, लिमिटेड का नाम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और लिमिटेड कंपनी की तरह से चलेंगे भी, रेगुलेटेड भी होंगे। अब ये आपको कब मिलेगी? नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाने का आपको कब लाइसेंस मिल जाएगा? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का आपको तब लाइसेंस मिलेगा जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि उनकी लिस्ट में आता हो और आप उनके बताए हुए रूल्स फॉलो कर रहे हो। तो ये 4 मशहूर ज़माना कंडीशंस आपके सामने हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जी आप लोगों का MFA से ताल्लुक है? ठीक है, सही है। मैंने कहा कि शायद वो तो कंपनी लॉ से तो मैं बता दूं कि ये तो बेचारा आखिरी सांसें ले रहा है इस वक्त। जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की 4 शर्तें क्या हैं? नंबर 1, आपने डिफाइंड पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर चूज किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया में हर तरह की नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को हम वो कर लेंगे, उन्होंने एक लिस्ट बता दी, और लिस्ट भी माशाल्लाह छोटी नहीं है, 12 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है, और 12वां ऑब्जेक्ट देख के तब चढ़ती है, इस पर लिखा है सच अदर एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। जब आपने कोई भी यूजफुल ऑब्जेक्ट अलाउ करने थे तो ऊपर क्यों लिस्ट बताई? बच्चों को फेल करने के लिए। ICAP बहुत शौक से वाली कंडीशंस पूछता है ताकि रट्टा भी चेक हो सके। तो इनमें से कोई काम कर रहे हो तो लाइसेंस मिलेगा। ये कंपनी अपना जो प्रॉफिट है ये अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगा सकती है, ये अपने मेंबर्स में नहीं बांट सकती। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के पास खुदा ना खास्ता अगर सरप्लस आ गया, नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं होता कि आपने माइनस में चलना है हमेशा। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है आपका इरादा प्रॉफिट कमाने का नहीं है। तो दिस कैन हैपन कि आपके पास सरप्लस आ जाए, जैसे ICAP नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, ICAP का इरादा प्रॉफिट कमाने का नहीं है, 1.5 अरब का सरप्लस पड़ा हुआ उनके पास, हादसाती तौर पे आ गया, इत्तफाकन आ गया, बच्चे ज़्यादा रजिस्टर हो गए, बच्चों ने ज़्यादा पैसे दे दिए, ज़्यादा आ गया। अब वो 1.5 अरब का प्रॉफिट है, मैं ICAP का मेंबर हूँ, तो मैं उनसे कहूँ भाई मुझे डिविडेंड दे दो, मैं आपका मेंबर हूँ, 1.5 अरब पड़ा हुआ आपके पास, तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा, नंबर 1। और नंबर 2, ICAP या कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा वो पैसा अपनी ही प्रमोशन में लगाएगा, अपनी एक्टिविटीज पे लगाएगा, अपने आप को इंप्रूव करने पे लगाएगा। ICAP अपनी प्रमोशन पे पैसा लगा के पैसा कम करता है, जिधर प्रमोशन करके आता है वहां से एक लश्कर आ जाता है CA करने के लिए, जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर जाके, स्कूल स्कूल जाके अपनी मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन के लिए खर्चा करके कहते हैं चलो शुक्र है अब हमारा सरप्लस कम हो गया, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। पता लगता है जहाँ प्रमोशन करके आए होते हैं वहाँ से डबल तादाद में बच्चे आ जाते हैं और फिर दोबारा से उनका सरप्लस बन जाता है। तो खैर आखिरी चीज़ है कि ये पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट नहीं आएंगे किसी भी टाइम पे। अब थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ आते हैं तेज़ी से। ये लाइसेंस आपको मिलेगा तो क्या होगा, आपको सारी लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रिविलेज होंगी, बस आपको एंड पे ये वाले वर्ड्स वगैरह नहीं लगाने होंगे, और अगर किसी भी वक्त आपने कुछ गड़बड़ की तो SECP आपका लाइसेंस कैंसिल करने का इख्तियार रखता है। SECP लाइसेंस कैसे कैंसिल करेगा? कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपने इनमें से कोई बुरा काम किया, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये अच्छी तरह से याद कर लें, ये 2 जगह काम आते हैं। जब वाइंडिंग अप की शर्तें आप पढ़े होते हैं तो उधर भी मैक्सिमम पॉइंट्स ये वाले हैं और इधर भी। तो अगर इस कंपनी ने कुछ इस तरह से किया कि इन्होंने लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ दी, इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी कर दी, कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, रजिस्ट्रार को आप लगातार 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर रहे, या उससे रिलेटेड आपका कोई मसला है, कंपनी पाकिस्तान के अगेंस्ट आ गई, मेंबर्स 3 से नीचे चले गए, कंपनी को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, फ्रॉड, मिसफीजेंस और इस तरह की टेररिस्ट फाइनेंसिंग, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, और एंड पे जब हमारी मर्जी होगी, व्हेन वी फील जस्ट एंड इक्विटेबल, हम उसको ख़त्म कर देंगे। हो गया लाइसेंस रिवोक। अब क्या होगा? जब लाइसेंस रिवोक होगा तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? ICAP ने पूछे हैं 2-3 दफ़ा। ये कंपनी डोनेशन लेना बंद कर देगी सबसे पहले,
उसके बाद ये कंपनी जो है वो अपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाएगी, यानी ये कंपनी अपने सारे असासे उठा के अपने से मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स रखने वाले किसी इदारे को ट्रांसफ़र कर देंगे, रजिस्ट्रार को बताएंगे जी हमने ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ जाएंगे। दो ऑप्शन है, अगर कंपनी के कुछ नॉन एसेट्स लायबिलिटीज हैं तो वाइंडिंग अप की तरफ जाएं, और अगर कंपनी का कोई एसेट कोई लायबिलिटी नहीं है तो सिंपली रजिस्ट्रार से कहें कि हमारा नाम आप स्ट्राइक ऑफ कर दें। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू कर दें या रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन दे दें कि आपका नाम जो है वो रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए अगर आपके कोई नॉन एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह नहीं है। अगर आप टाइमली बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं करते तो एसईसीपी एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठा सकता है कंपनी के ऊपर कि भाई ये कंपनी तो अपने आप को वाइंड अप नहीं करी, तुम जाओ और इसको प्रॉपर तरीके से वाइंड अप करो। तो अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको उन्होंने बुलाया, आपको मौका मिला अपनी सफाई में कुछ कहने का, आपने वो सारी बातें की, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मामला सही नहीं बना, लाइसेंस रिवोक हो गया, कंपनी बंद करनी पड़ेगी, और जो मेंबर्स कंपनी बंद करके दूसरे कंपनी को शिफ्ट कर चुके होंगे वो अगले 5 साल तक उस नई वाली कंपनी में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब इसके पीछे बड़ी मज़े की लॉजिक्स हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन चूंकि रिवीजन क्लास में थोड़ा सा हमने तेज़ी से चीज़ों को देखना होता है। तो यहाँ तक जेन्युइन है चैप्टर 1। फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर 1 में हैं लेकिन ये चैप्टर 2 में डिस्कस होने चाहिए, जो मैं इंशाल्लाह कल चैप्टर 2 के साथ डिस्कस कर रहूँगा। वो कौन सा है? एक तो सेक्शन 9 है कि कौन सी कंपनियों को रजिस्टर होने की ज़रूरत है, देन कंपनी को रजिस्टर कराते हुए क्या प्रोसेस है, इनकॉर्पोरेशन के क्या स्टेप्स हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी टेक्निकली चैप्टर 2 जिसमें कंपनियों की रजिस्ट्रेशन डिस्कस हुई है वहाँ होना चाहिए। और ये सारे सेक्शंस मैं आपको सिर्फ इसलिए डिस्प्ले कर रहा हूँ कि आप परेशान ना होगे जी चैप्टर 1 खत्म हो गया वो कहाँ गए। वो कई दफ़ा क्या होता है कि वो एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होती है, वो कहते हैं जी इसमें ये कॉन्सेप्ट तो डिस्कस ही नहीं हुआ, तो मैं सोचा मैं फिर ऑफिशियली इसको स्क्रीन पे दिखा दूँ। ये चीज़ें हम चैप्टर 2 के साथ देख रहे होंगे इंशाल्लाह कल। मेंबर्स की डेफिनेशन, रेजोल्यूशंस की टाइप्स वगैरह, लॉ गवर्नेंस। फिर चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट दिए हुए लेकिन चैप्टर 8 में डिस्कस होगा ये आपके वोटिंग राइट्स वगैरह से रिलेटेड। फिर चैप्टर 1 में दिया हुआ है लेकिन चैप्टर 4 में डिस्कस होगा ऑफिशियल्स की डेफिनेशन, बोर्ड की डेफिनेशन, जिसका यहाँ ताल्लुक ही कोई नहीं था। तो किताब ने ना ये आखिरी चंद सफ़ों में, आखिरी 2-3 सफ़ों में चीज़ें चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन की इतनी डाल दी हैं कि चैप्टर 1 बिला वजह बहुत आवाज़ार हो जाता है। तो चैप्टर 1 की बाउंड्री एसोसिएशन और फॉर प्रॉफिट तक रखें और ये सारे कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर्स के साथ रिलेट डन। तो आज का जो हासिल गुफ्तगू है वो ये है कि रजिस्टर, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पास पेपर्स की आपको अलग से फिर वो जो वीडियोस वाला चक्कर है वो भी हो जाएगा, और देन अल्टीमेटली अब जो है वो सवाल को अटेम्प्ट करने की साइंस जो है वो आपको आनी चाहिए। डन। तो कल का जो हमारा टारगेट है वो चैप्टर 2 और चैप्टर 5 है इंशाल्लाह, ठीक। और कल बीच में ब्रेक ले लीजिएगा ताकि आप मुझे सही से सुन सकें एंड तक, ठीक। ठीक है, आज ओरिएंटेशन थी तो आज बगैर ब्रेक के काम चल गया, लेकिन ये है कि इसमें हमारा मोड ज़रा फास्ट फॉरवर्ड हुआ होता है तो इसलिए ठीक हो गया जी। तो मैं सिंबॉलिकली क्लास से बाहर जाऊं और 2:30 बजे दोबारा वापस आऊं। 2:30 बज गए।